अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का ये चुनाव देश की दिशा तय करने वाला है। अनुप्रिया पटेल, जो मिर्जापुर से सांसद हैं, ने कहा कि इस बार मिर्जापुर में पांचों की पांचों विधानसभा सीटों पर एनडीए का कब्जा होगा। लोग जमकर एनडीए को वोट दे रहे हैं। पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि मिर्जापुर की पांचों सीटें जिस पर हमारे एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं, हम शानदार तरीके से जीतने जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि कितना आप सीट यहाँ, मतलब पांचों सीट की बात करें, जबकि दूसरे भी दल यहाँ पे लड़ रहे हैं बहुत मजबूती के साथ, तो क्या लग रहा है ऐसे 5 सीट निकलेगी? देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और अलग अलग राजनीतिक दलों को जोर आजमाइश करने का उनका लोकतांत्रिक अधिकार भी है, लेकिन मिर्जापुर एनडीए गठबंधन की जीत ही सुनिश्चित करने जा रहा है। पिछले 5 वर्षों में जो यहाँ पर राज्य की सरकार रही और पिछले 8 वर्षों में मेरा जो दूसरा कार्यकाल है, भारत सरकार की जो तमाम विकास की परियोजनाएं यहाँ पर आई, उसको देखते हुए मिर्जापुर का मतदाता बहुत उत्साहित है और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में जबरदस्त मतदान हो रहा है। भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सोहेलदेव ने कहा कि अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और शिवपाल के बंगले की सफाई हो रही है, यानी समाजवादी पार्टी कैंप में सत्ता पर फिर काबिज होने के लिए तैयारी चल रही है और ये साफ हो गया है कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है। तक गाजीपुर जहूराबाद का सवाल है, तो यहाँ जितना भाजपा और बसपा मिल के वोट पाएंगे उतना वोट से हम चुनाव जीतेंगे। आपने अंतिम लेना चाहे कि क्या उम्मीद की जा सकती है सपा से और या आपकी गठबंधन से? देखिए, राजा के लक्षण परिलक्षित होते हैं। हम देख रहे हैं कि करीब 5वें चरण से ही आधिकारिक मूड बदल लिया है। अब तो अखिलेश जी के बंगले की सफाई हो रही है, मुलायम जी के बंगले की सफाई हो रही है, शिवपाल के बंगले की रंगाई पोताई हो रही है। तो वहाँ उन लोगों को मालूम हो गया ब्यूरोक्रेट को कि आ रही है सरकार समाजवादी पार्टी गठबंधन की। तो ये दिख रहा है लोगों को और प्रदेश की जनता बदलाव चाह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश में आज लोकतंत्र के महायज्ञ की पुनःति का दिन है। उन्होंने सभी मतदाताओं से आग्रह किया कि वो विधानसभा चुनाव आखिरी चरण में पूरे जोश खरोश से भाग लें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आपका एक वोट माफियावादियों, दंगावादियों और घोर परिवारवादियों से आपके प्रदेश को बचाएगा। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर सर्व समाज के लिए बीएसपी को वोट देने की अपील की। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतदान की अपील करते हुए कहा कि जितनी वोटिंग होगी लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। इसके साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी जीवन को बेहतर बनाने के लिए मतदान करने की अपील की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 9 जिलों में फैले 54 निर्वाचन क्षेत्रों के साथ अभी भी निगाहें जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी के प्रदर्शन पर लगी हैं। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की ताकत के प्रदर्शन की भी परीक्षा है। आज हो रहे मतदान में कई मंत्रियों की किस्मत का फैसला है। इसमें पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी, अनिल राजभर, रविंद्र जायसवाल, गिरीश यादव और रमाशंकर पटेल शामिल हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी छोड़कर एसपी में गए पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान और बीजेपी का साथ छोड़कर इस बार एसपी से गठबंधन कर चुनाव लड़ रहे सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह की उम्मीदवारी वाली सीटों पर भी 7वें चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव जो हैं वो अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। क्या कुछ स्थिति है, किन मुद्दों को लेकर जनता जो है वो सरकार बनाएगी, इसी के लिए चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे मनोज पंडित जी। मनोज जी, आपका स्वागत है। समाजवादी का पक्ष रखेंगे नेता रघविंदर दुबे जी। रघविंदर जी, आपका भी स्वागत है। बीएसपी से अपना पक्ष रखेंगे सुरेश चंद्रा जी। सुरेश जी, आपका भी स्वागत है। और कांग्रेस प्रवक्ता लोकेश जिंदल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस का क्या कुछ पक्ष है वो उनसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बीजेपी का रुख करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका पक्ष जानना चाहेंगे। अब अंतिम चरण पर पहुंच गया है ये पूरा चुनावी मुकाबला जो हम देख रहे हैं, किस तरह से लगता है प्रदर्शन रहा और जनता किन मुद्दों को लेकर आपके साथ आएगी?
नवजोत, अभी तक ये 7वें चरण का चुनाव है, आखिरी चरण का चुनाव है। मतलब मेरा मानना यह है कि अभी तक देखिए कि जो 11 बजे तक इन्होंने वोटिंग परसेंटेज है वो पिछली बार से बहुत ज़्यादा है जी। आप देखिए कि 21.84 जो है अभी तक 11 बजे तक जो है वोटिंग हो चुकी है। तो इसका मतलब अब लोग थोड़ा सा वहाँ के लोगों में उत्साह है, चीज़ें हैं जो वोट कर रहे हैं वो अपने भविष्य के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, और जो काम भाजपा ने 5 साल में किए हैं उनके लिए वोट। मैं भी आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि सब लोग जाएं और वोट जरूर करें। वोट करने से आपके वोट की ताकत का एहसास लोगों को भी होगा, पार्टीज को भी होगा। अगर आप खाली घर में बैठे रहे, वोट ना करने जाएं, तो इससे कोई चीजें बनने वाली नहीं है। ठीक है, तो वोट अपील जिस तरह से लगातार दिग्गज कर रहे हैं, और अभी एक एक बार सबका पक्ष जान लेते हैं। एसपी जो आपको टक्कर देती नजर आ रही है, उनसे समझने की कोशिश करते हैं किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच गए हैं। हालांकि हम अखिलेश यादव को लगातार सुन रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बुनियादी मुद्दे जो हैं उनको सोचकर जो है वो जनता वोट कर रही है। आप किस तरह से देखते हैं अंतिम चरण को? बीजेपी ने आपने देखा होगा कि लगातार मुद्दे को भटकाने की कोशिश की। कभी गर्मी निकालने की बात करी, कभी जिन्ना पे बात ले गए, कभी हिजाब पे ले आए, कभी पाकिस्तान पे गए। तो ये लगातार मुद्दे को भटकाने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन जनता का धन्यवाद इसलिए कि उन्होंने अपने मुद्दों को पकड़ के रखा। और आपने देखा होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी ने इधर उधर की बात ही नहीं की, इनको उसी पिच पे रखा कि आप विकास की बात करिए, आप बताइए कि आपने कितनी नौकरी दी। आपने 70 लाख का वादा किया था और अब योगी जी 4 लाख बता रहे हैं। तो कौन किसको किस पर लेकर आया है ये समझेंगे, चर्चा करेंगे इस बारे में। इस बीच बीएसपी का रुख कर लेते हैं। बहन मायावती ने कल जिस तरह से कहा कि सर्व समाज, अगर हम देखा जाए सबके लिए अगर कोई सरकार काम कर रही है, लुभाने वादे नहीं कर रही है, तो वो बीएसपी है। किस तरह से आप अपने आप को देखते हैं इस अंतिम चरण में? देखिएगा, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ और मैं स्वयं भी उस चीज़ को याद कर रहा हूँ कि जब हमारा कुछ न था इस देश में जी, 1989 में हमारे 3 सांसद आए थे, तो आजमगढ़ वो जगह है जहाँ से हमें रामकृष्ण यादव मिले थे सांसद के रूप में जी। और वो सारा का सारा इलाका, ये जो जिले हैं, ये सब के सब उस तबके से हैं जहाँ पर जिनके साथ अन्याय अत्याचार ज़्यादा हुए हैं। और पार्टी बीजेपी की गतिविधियों को हमने बता दिया है कि इनसे बड़ा झूठा कोई जमाने में है नहीं। ठीक। और हमने तो कहा है, और माने बहन जी ने जो कहा है, जो हमारा मूल सिद्धांत है सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति आंदोलन के तहत जी, सब जन हिताय सब जन सुखाय के आधार पर वोट मांगने का जो माने बहन जी ने अपना निवेदन किया है, उसी आधार पर पूर्णतः हम विश्वास में हैं कि हमको उधर से अच्छा, पहले से ज्यादा सीट मिलेंगी। बेशक, तो उम्मीद तो सब यही कर रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं कांग्रेस का। जिस तरह से प्रियंका गांधी इस बार उत्तर प्रदेश में नजर आ रही हैं, कहीं अलग अलग नारों के साथ बदलाव की बात कर रही हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं, बेरोजगारी, या उत्तर प्रदेश में जो भी मुद्दा है वो बेबाकी से उठाती नजर आ रही हैं। किस तरह से देखते हैं इस बार का चुनाव? देखिए, इस बार एक नया जोश है उत्तर प्रदेश की जनता में, और उत्तर प्रदेश की जनता एकजुट होकर कह रही है, ना जात पे ना पात पे, अब तो वोट जाएगा केवल हाथ पे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक नया नारा लोकेश जी ने हमें दे दिया है। अब बात करेंगे मुद्दों की। बीजेपी से सबसे पहले रुक करते हैं और समझने का कोशिश करेंगे। जिस तरह से हम अगर 2017 में देखें, जब हमने देखा था लहर है, उसमें भी 6th और 7th में अगर मैं वोटिंग फेस देखती हूँ, परसेंटेज अगर आपका देखती हूँ, तो कहीं ना कहीं 38% 6 फेस में आपको मिला था और वो गिर के 34% हो गया था। जब आपकी लहर थी तो 7वां फेस आपके लिए मुश्किल था, और अब कई चुनौतियां हैं। किस तरह से जनता के बीच में आप जाएंगे? क्या सिर्फ हिंदुत्व का मुद्दा पूर्वांचल में चलेगा या कुछ और मुद्दों को लेकर भी आप जनता के बीच जाएंगे? नहीं, हम लोग तो जो काम हमने किया है, जो काम सरकार ने किया है, आप देखिए कि इतने मेडिकल कॉलेजेस हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए, एम्स बना दिए हैं, रोड्स बना दिए हैं, कानून व्यवस्था देखिए, मतलब बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए, बहुत सारी चीजें। गन्ने के भुगतान की बात कर रहे हैं, 1.5 लाख करोड़ रुपए गन्ने का भुगतान हुआ है, जो अब से पहले कभी नहीं किसी सरकार ने नहीं किया। फिर किसान नाराज क्यों नजर आ रहे हैं? नहीं, किसान नाराज, मान लो हम लोग जो कृषि कानून जो बनाया था केंद्र सरकार ने, उसमें मान लो हम समझा नहीं पाए उनको या कोई चीजें रही, तो हमने मान लिया ना कि हम नहीं समझा पाए आपको, उन्होंने भी मान लिया, हमने भी मान लिया, कोई बात ही नहीं इसमें। तो अब रही बात ये कि
जो काम हमने किए हैं, जात पात पे बांटने का कोई सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ। हम तो सारे सिस्टम को साथ लेके चलने की बात करते हैं। और जो काम उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेके योगी जी ने जो किया है, इतिहास में आज तक कभी किसी ने नहीं किया। अभी तक आप देख लीजिए, किसी अपराधी के होर्डिंग नहीं लगाए गए चौराहों पे। भाई जो लोग अपराधी थे, जिन्होंने अपराध किया था, उनके घर नहीं तोड़े गए, उनकी संपत्ति जब्त नहीं की गई। लेकिन सर, जिस तरह से लगातार बच्चे जो स्टूडेंट्स बेरोजगारी एक मुद्दा उठा रहे हैं और साथ साथ ये लहर की जगह कहर जो नजर आ रहा है 7वें चरण में, जिस तरह से छात्र नाराज हैं, उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? सिर्फ दबाने की कोशिश की जा रही है, आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, या इस तरह की इमेज जो सामने आ रही है मुख्यमंत्री की, ये कहीं ना कहीं आपके खिलाफ जाती नजर आ रही है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, बिल्कुल नाराजगी नहीं है। और ये देखो, मैं बताऊं, आज 7 तारीख हो गई, अभी 3 दिन बाकी हैं। 3 दिन में आपको सारी किस्तें, देखो ये सब तो हर पार्टी अपना दावा करती है और दावा करना भी चाहिए उनको। अगर वो दावा नहीं करेंगे तो उनके कार्यकर्ताओं को मनोबल कैसे बढ़ेगा? तो कहीं ना कहीं उनको अपने कार्यकर्ताओं में मनोबल या नहीं, मैं किसी पार्टी का जिक्र नहीं कर रही थी मनोज जी, मैं उस वीडियो का जिक्र कर रही थी जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जहां छात्र जो हैं स्टेशन पर ट्रेन में भर भर कर जा रहे हैं और नाराजगी का जिक्र कर रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी, जिसको कहीं ना कहीं इसका फायदा नजर आ रहा है, फायदा लेती नजर भी आ रही है, समाजवादी पार्टी से मैं समझना चाहूंगी, ये जो फायदा है, नाराजगी जो है, उसकी वजह से आपको वोट मिल रहा है कि आपके कामों की वजह से वोट मिल रहा है? देखिए, हमने जो काम किए थे पहले उसके ऊपर मिल रहा है, और 5 साल की भाजपा सरकार की नाकामी, उसके बदौलत ये वोट मिल रहा है। युवाओं को आपने देखा होगा, प्रयागराज में अगर कोई अपनी मांग करता है तो इनकी पुलिस ने कैसे हॉस्टल में घुस करके उनको आतंकवादियों के, अपराधियों की तरह जिस तरीके से उनको मारा अपने हक के लिए, उनको आपने नौकरी नहीं दी। अगर नौकरी के बदले आप उनको मार रहे हैं अपराधियों की तरह, तो निश्चित रूप से आपने देखा होगा कल वीडियो जो वायरल हो रहे हैं, ट्रेन में भर भर के जा रहे हैं और हमारे अखिलेश यादव जी के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, वो इसलिए लगा रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सिर्फ नाराजगी है जिसका फायदा आपको मिल रहा है, जो काम बोलता है उसका फायदा कहीं ना कहीं आपको, जिस तरह से 2017 में भी जनता आपके साथ नहीं आई और 22 में भी सिर्फ एक फैक्टर जो है वो आपके लिए प्लस हो गया है, काम को लेकर कोई इस तरह की चीज नहीं। आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव जी की जो हमारी सरकार थी, तो हमने इतने काम किए, चाहे आगरा से लेकर के लखनऊ तक का एक्सप्रेस वे एक रिकॉर्ड टाइम में, कभी बीजेपी बताया कि पूरे कहीं प्रदेश में इन्होंने ऐसा कोई काम कर दिया 2 साल बीजेपी कह रही है विकास जो है वो आज तक जिस तरह से उन्होंने किया है वो किसी पार्टी ने नहीं किया, और आप कह रहे हैं कोई काम नहीं। मैं आपको बता दूं, उदाहरण बता दे रहा हूँ, उदाहरण में ये बता दूं, जैसे ये कहने लगे कि हम 24 घंटे बिजली देने लगे। 2016 से बिजली की बढ़ने की शुरुआत हुई, अखिलेश यादव ने 12 पावर प्लांट लगाए, चाहे वह हरदोआगंज में बढ़ाने का, मिर्जापुर में, कई जगह। लेकिन बाबा जी ने पूरी अपनी 5 साल की सरकार में 1 यूनिट विद्युत उत्पादन का कोई प्लांट ही नहीं लगाया। लेकिन झूठ कितना बोल रहे हैं कि आप 24 घंटे बिजली देने लगे। अरे आप कहां से पैदा जब नहीं की तो आप देने कहां लगे? अखिलेश यादव जी की देन थी। और सारे जितने जिला मुख्यालय थे उनको 4 लेन से जोड़ने का अखिलेश यादव जी ने काम किया। दुग्ध उत्पादन हो उसमें नंबर 1 का काम किया। 100 जो बीमारी थी उसका मुफ्त इलाज है अखिलेश यादव जी ने किया। आपको देखो 102 नंबर लाए, 108 नंबर एम्बुलेंस सेवा जो अभी भी काम आ रही है, आपात चिकित्सा के लिए वो हमारे सरकार में। सवाल यही उठता है कि 2017 में जिस तरह से आप काम बोलता है के साथ आए थे और इस बीच भी लगातार जो है वो जनता अगर बीजेपी के साथ जा रही है तो कहीं ना कहीं काम इतना नहीं बोल रहा है जितना नाराजगी बोल रही है। जवाब अभी दे देता हूं। देखिए आपने जो कहा, आपने बिल्कुल सही कहा कि इतना काम होने के बावजूद जनता हमसे क्यों नहीं जुड़ पाई, या जनता ने 2017 में हमें क्यों बहुमत नहीं दिया। आपने देखो 2017 का जब चुनाव शुरू हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री जी आकर के जिस तरीके से उन्होंने ध्रुवीकरण का काम किया, उन्होंने बात कहां से उठाई, कब्रिस्तान शमशान की बात करने लगे, पाकिस्तान की बात करने लगे, ये और आप जिन्ना की बात करने लगे। मैं तो जनता से कहना चाहता हूं, बीच में नहीं, जनता से ये कहना चाहता हूं, मैं पूरा टाइम दूंगी, जनता विकास की बात करे और जनता रविंद्र जी मैं आपके पास लौटूंगी और अब मैं बीएसपी से समझना चाहूंगी। बहन मायावती जिस तरह से लगातार कह रही है कि जनता अब किसी के दिखावे में, किसी के भले के में नहीं आने वाली है, जनता जानती है कि कौन काम करेगा, लेकिन क्या कुछ काम करेंगे आप, क्या कुछ वादों के साथ जनता के बीच में जाएंगे, ये तो अभी तक क्लियर ही नहीं हो पाया है, तो जनता वोट क्यों करेगी? आप देखिएगा सुदन जी, बहुजन समाज पार्टी कभी झूठे वायदे करने में यकीन नहीं करती जी। हम काम करने में यकीन करते हैं।
गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी जहां हम बैठ कर के चर्चा कर रहे हैं बड़ी नज़दीक है जी, इंटरनेशनल लेवल का यूनिवर्सिटी है। जो आगरा से लखनऊ तक जाने की बात कर रहे हैं सपा वाले मेरे विद्वान साथी, जी, तो आगरा तक भी तो कैसे पहुंचेंगे? तो यमुना एक्सप्रेस वे बसपा ने ही बनाया। ठीक, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट है जहां रेस आप कार की कराते हैं, कभी इन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था। ये जो अभी जेवर एयरपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, इसकी शुरुआती चिट्ठी माननीय बहन जी बसपा की सरकार में गई थी, कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, इजाजत नहीं मिली थी, नहीं तो उस दौरान हो जाता। अनुशासन प्रशासन के नाम में माननीय बहन जी का लोहा मानते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं सूदन जी, ब्यूरोक्रेट्स जो आज अपने सीएम का कहना नहीं मानते हैं। हमारी जब सरकार थी, माननीय बहन जी जब सीएम थी, बसपा की सरकार थी, तो यही ब्यूरोक्रेट्स जब उनको ये पता चल जाता था कि आज माननीय सीएम का दौरा है, तो ये सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते थे। तो कहीं ना कहीं डर जो है बुलडोजर की बात की जा रही है, और जिस तरह से आप कह रहे हैं तो वो बुलडोजर वाली छवि से भी ऊपर छवि थी माननीय बहन जी की, इस तरह से आप कहना चाह रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल वही है कि जनता किन मुद्दों को लेकर आप एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ। हम 3-4 पार्टियों के लोग बैठे हैं जी, कोई भी राजनीतिक दल ये बता दे जिसकी सत्ता रही और वो अपने सांसद को बुलाएगा और डीजीपी को बुलाएगा और उसको अरेस्ट कराएगा। इसी आजमगढ़ से हैं वो सांसद जो हमारे रहे हैं, ठीक है, तो उनको घर बुलाया, उन्होंने केवल कुछ दुकानों की जमीन कब्जाई थी। मेरे पास बहुत से सवाल हैं सुरेश जी, मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच कांग्रेस से कुछ सवाल समझने की कोशिश करते हैं। लोकेश जी, जिस तरह से लगातार प्रियंका गांधी बदलाव की बात कर रही हैं और नाराजगी बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठा रहे हैं, केंद्र में आप इतने साल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो जनता है वो नाराज होकर समाजवादी के खेमे में क्यों जा रही है, कांग्रेस के खेमे में क्यों नहीं आ रही? सबसे पहले तो हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के हैं, समाजवादी पार्टी के हैं और भाजपा के हैं। ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज का एक ही मुद्दा रहा है कि जात पात पे चुनाव लड़े जाए, लोगों का अलगाव किया जाए और उसके बाद मैं आपके बीच में नहीं बोला, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए सर। मैंने आपको एक मिनट मैं बताता हूँ एक मिनट, मैं इसका जवाब दूंगा। आपने कही बीच में मैं भी बोल सकता हूँ, मैं बीच में बोल सकता हूँ। सुरेश जी आप मेरी बात सुनिए, देखिए बीच में मत बोलिए, जो भी ऑब्जेक्शन है आप अपनी बात रख लीजिए। गलत संदेश पारित नहीं, गलत संदेश अगर जा रहा है तो मैं मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। लोकेश जी आप मुझे मेरी बात कंप्लीट लोकेश जी आप रुक जाइए, आप किसी को बीच में नहीं टोक सकते। जब मैं आपको समय दूंगी आप अपनी बात रख दीजिए। इस तरह से आप बात नहीं कर सकते कि बीच में आप टोकेंगे, फिर डिबेट का पूरा माहौल बिगड़ जाता है। लोकेश जी आप अपनी बात रखिए। सुरेश जी मैं आपको टाइम दूं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे कांशीराम जी, उन्होंने कहा था कि तिलक, तराजू और तलवार, इनसे रहो होशियार। मैं ये आपको ऑन रिकॉर्ड की, एक मिनट मैं बता रहा हूं। और बाद में जब मायावती जी आई तो उन्होंने भी एक कम्युनल एजेंडा छोड़ा कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। 2007 के चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, जब इन्होंने अपील किया था कि किसी तरह से हम लार्जर वोट बैंक की तरफ जाएं। उनके भी मुद्दे कम्युनल थे। उनका कहना था कि ठीक है हम जो है ब्राह्मण दलित सवाल पर और दूसरी बात मैं आता हूं, समाजवादी पार्टी ये मंडलाइजेशन जो मंडलीकरण है इस पर जाती है और भाजपा की अगर हम बात करें वो भी कमंडल पॉलिटिक्स। लेकिन अब जो है जो प्रियंका गांधी जी ने नारा छेड़ा है लड़की हूं लड़ सकती हूं। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे आशा सिंह जी है जो घर घर जाकर प्रचार कर रही हैं, घर घर जाकर ये संदेश लोगों तक दे रही हैं लड़की हूं लड़ सकती हूं। हर घर के अंदर जितने पुरुष हैं उतनी ही महिलाएं हैं, उनका सशक्तिकरण होगा। उन्हें बोला जा रहा है कि आप चुनाव में आगे आइए, आप राजनीति में आगे आइए, क्योंकि केवल और केवल राजनीति में आगे आकर ही आपको एक स्थान मिलेगा और आप पुरुष वर्ग के साथ साथ आगे बढ़ पाएंगे। जानते हैं आपके जिस तरह का नारा है, जिस तरह से आंदोलन है, बदलाव की बात करें, वो मैं पूछ रही हूँ। मैं ये पूछ रही हूँ कि क्यों नहीं लोग आपके साथ अभी दे रहे हैं। अभी आप देखिए, आपने ही कहा कि युवा जो है वो भाजपा से नाराज है, बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। किस चीज का बदलाव चाहता है युवा? युवा ये जात पात की राजनीति से बदलाव चाहता है। युवा चाहता है कि अब बात जो है नहीं कर पा रहे हैं लोग। नहीं, बिल्कुल करेंगे। देखिए जी, भरोसा ना तो किसी पार्टी पर होता है, भरोसा होता है वो विचारधारा पर होता है। किस विचारधारा के लोग किस तरह की डेवलपमेंट लेकर आएंगे? क्या यहाँ पर लोगों को विभाजित किया जाएगा मंदिर और जात के ऊपर, या फिर बात मुद्दों की होगी रोजगार और दवाई, कमाई, सिंचाई,
और बाद तो ये में सरकार ये काम करती नजर नहीं आ रही है आपको? बीजेपी से समझने की कोशिश करते हैं, इल्जाम आप पर बहुत सारे लग रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन में जो युद्ध हुआ उसमें भी जहां बच्चे फंसते हैं तो इसलिए फंसते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का जो ध्यान था वो उत्तर प्रदेश में है। ऑपरेशन गंगा का नाम दिया क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव थे। हर चीज को आप चुनाव से जोड़ देते हैं, इस तरह के आरोप आप पर लग रहे हैं। आप देखते हैं कि दो बार पहले एडवाइजरी जारी कर चुकी थी भारत सरकार और मैसेज दे चुकी थी कि आप लोग आइए, निकलिए। 4000 बच्चे आ भी गए थे, ठीक है, पर लेकिन जब वहां पर युद्ध स्टार्ट हो गया, चीजें चलने लगी, तो गवर्नमेंट को लगा कि अभी लोग आ नहीं पा रहे हैं। तो जो सुविधाएं आप देखिए, चार मिनिस्टर, चार सेंट्रल मिनिस्टर पड़े क्योंकि पहले जगह नहीं थे। इस तरह के आरोप हैं आप पर सर, और एडवाइजरी को लेकर भी सवाल ये उठाए जा रहे हैं। एडवाइजरी जारी करने का मतलब क्या होता है? मैं बता रही हूँ वो एडवाइजरी को लेकर सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि एडवाइजरी की जो लैंग्वेज थी वो ये थी कि अगर जरूरी ना हो तो आप लोग छोड़कर आ जाइए। तो इसका मतलब कि वो बच्चे जो यूक्रेन में हैं वो 1 लाख रुपए की टिकट खरीद कर अगर जरूरी ना हो तो वो क्यों आएंगे? नहीं जरूरी। अब आप जो वहां पर बच्चा है वो वहां की सिचुएशन वो समझ रहा है ना कि उसे एग्जाम चल रहा है या उसका प्रैक्टिकल चल रहा है, वो पहले उसको प्रायोरिटी देगा ना कि भाई ठीक है हम क्या करें। जब जरूरी ना का मतलब ये नहीं कि आप आओ मत, फिर क्यों आया? यूनिवर्सिटी की तरफ से का टिकट जब 53,000 का हो गया, यूनिवर्सिटी की तरफ से लगने लगा कि टिकट बहुत महंगा है, हम जाए कैसे? तो जान से जाते तो टिकट नहीं होता। यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रेशर था कि अगर आप छोड़ेंगे, मैं आती हूँ, आप अगर छोड़ेंगे, उनको छोड़ने नहीं दिया जा रहा था। और सरकार जो इतने अच्छे रिश्तों की बात करती है तो क्यों नहीं वो ये सिचुएशन को भाप पाई और कहा कि नहीं, हम यूनिवर्सिटी को ये लेटर दे रहे हैं कि अभी वहां पर सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, आप छोड़कर आ जाइए। ये कदम भी तो उठाए जा सकते थे। नवजोत जी बिल्कुल। अब आप बताइए, कदम उठाए गए, चीजें हुई, उसके बाद 4 मिनिस्टर भेजे गए। आप देखिए 3 दिन में 18,000 20,000 बच्चों को वापस लाया गया। वायुसेना नहीं सर, 20,000 टोटल बच्चे हैं, 20,000 टोटल बच्चे हैं, 4,000 बच्चे आए हैं। अब ऑपरेशन पर नाम पर तो पहले ही आ गए थे। सर 20,000 टोटल बच्चे हैं वहां पर। जी ठीक है, रुक जाइए। अच्छा ठीक है, रुक जाइए। कह दूं तो इलाहाबाद के एडीएम ने बच्चों को ये सख्त हिदायत देकर के पीएम साहब से मुलाकात करवाई कि कोई नेगेटिविटी बात नहीं करेंगे। ठीक है, और आप तारीफ में कसीदे कसेंगे। आती हूँ सुरेश जी, आती हूँ। नाम को लेकर जिस तरह से संग्राम मचा हुआ है उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? नाम से क्या मतलब भाई? हम जिस देश में रहते हैं वहां पे गंगा और भगवान की बात नहीं करेंगे तो क्या जिन्ना की बात करेंगे या किसी ऐसी चीज की बात करेंगे? आप बताइए भाई, ये तो हमें नाम देना है। गंगा हमने जो प्रोजेक्ट बनाया उसका नाम क्या रखें? आप बताइए। ये पिछले 500 साल से ठीक है, मैं समझ गई। मनोज जी ठीक। आज जो दुकान बंद हो गई ना इनकी, आज क्यों नहीं घूम रहे लोग? अरे साहब, राम मंदिर का ताला कांग्रेस ने ही खुलवाया था। लोकेश जी ऐसे नहीं। ठीक है मनोज जी, आपने अपनी बात रख ली है। अब समाजवादी पार्टी से क्या कुछ दिक्कत है सर? नाम में नाम तो कुछ भी रखा जा सकता है, क्यों इस तरह के आप मुद्दे उठा रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल सही है। इनका अगर नाम कुछ भी रख रहे हैं, गंगा नाम तो गंगा रखा, लेकिन इनमें इनके पूरा शासन नहीं प्लीज मनोज रुक जाइए। मैं बता रही हूँ कि ये सवाल इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव बीच में नहीं। मनोज जी नहीं, लास्ट बोल लिया, बहुत बोल लिया। ठीक है, आप अपनी बात। उपस्थिति दर्ज हो गई है। ठीक है, ये कहना चाहता हूँ, अभी तो मैंने विरोध में कुछ कहा भी नहीं। नहीं आप जी बताइए। पता है कि हम क्या कर रहे हैं? इन्होंने ऑपरेशन गंगा रखा, देखा कि पूरी सरकार और पूरा तंत्र इनका नंगा हो गया इस ऑपरेशन में। जिस तरीके के बच्चों के वीडियो आ रहे हैं, उनसे कहा जा रहा है कि आप पहुंचिए बॉर्डर पर। ये वही स्थिति हो गई कि कोई फायर ब्रिगेड को फोन करे और कहा कि मेरे घर में आग लग गई है, कृपया मुझे बताएं। और फायर ब्रिगेड वाला कहे कि आप घर से निकल के बाहर आ जाइए, फिर आपको मैं बचा लूंगा। चलिए ठीक है, सरकार है। ठीक है, मैंने सरकार से सवाल पूछ लिया। ठीक है रघविंदर जी, मैंने सरकार से सवाल पूछ लिया। अब आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरह से गुंडागर्दी को लेकर आप पर निशाना साधा जा रहा है, हमने बहुत सारी महिलाओं को देखा जो ये कह रही हैं कि अब हम सुरक्षित हैं, और जिस तरह का एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, बच्चों को तो वो वापस ले आए हैं, लेकिन अगर आप सत्ता में आते हैं तो ये दाग कैसे धोएंगे? देखिए,
ये केवल बीजेपी का जो प्रचार तंत्र है, जिस तरीके से इन्होंने लगातार अपराधियों को टिकट भी दिए, सबको दिए, लेकिन बदनाम करने का काम सपा को किया। सपा की जब सरकार थी, अखिलेश यादव जी थे, तो उन्होंने इस दिशा में बहुत बड़ा काम किया। डायल 100 लेने का अगर कोई काम किया तो अखिलेश यादव जी ने, पूरे भारत में नहीं था। दंगों को लेकर क्या कहेंगे? 1-2 देशों में केवल ये डायल 100 की सुविधा थी, और डायल 100 लाने के बाद इन्होंने बाबा जी ने उसको 112 कर दिया। बस ये इनकी उपलब्धि है। दंगों को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, माफियाओं को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, दागी तो इनके ज्यादा ही है, 35% सांसद दागी है। पिछले बार में 157 अपराधी थे, इनके विधायक अपराधी थे। और जहां तक बाबा जी की बात है, वैसे तो वो महंत जी हैं, लेकिन एक जाति के लोगों की पोस्टिंग अच्छे पदों पे हुई। ये आरोप तो आप पर लगे थे राघवेंद्र जी, ये आरोप तो आप पर लग रहे हैं। अगर वो क्रिकेट खेल रहा है, टैनी का बेटा गृह मंत्री, नहीं, टैनी का बेटा जब किसानों पे गाड़ी चढ़ा देता है, मार देता है, ये सरकार वो है कि 4 महीने में जिसने हत्या की है वो तो छूट जाता है, लेकिन किसान 4 आदमी बंद हैं। तो ये सरकार ने उसके खिलाफ गई नहीं, इनका कोई अधिवक्ता नहीं गया, राज्य सरकार की तरफ से जमानत का विरोध नहीं किया। तो सर उस जनता की आवाज का क्या करेंगे आप, जो लगातार ये कह रही है कि अब जो है वो सुशासन नजर आ रहा है, महिलाएं जो है वो सुरक्षित महसूस कर रही हैं, जनता तो जी लोकसभा में इन्हीं की सरकार केंद्र में भी है। लोकसभा में बाकायदा इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित है, नंबर 1 पे। मानवाधिकार हनन में नंबर 1 पे है, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 पे है, और जहां तक स्वास्थ्य सेवाएं हैं, आंकड़े देकर आप बात कर रहे हैं तो मैं मनोज जी से समझूंगी, लेकिन उससे पहले बीएसपी का रुख करूंगी। सुरेश जी, आप कुछ आपत्ति दर्ज कर रहे थे, आप अपनी बात रखिए जी। देखिएगा, पहला तो मेरा भाई जी के लिए बीजेपी वाले साथी जो बात कर रहे हैं, कांग्रेस वाले साथी बात कर रहे हैं, मेरा इन विद्वान साथियों को चैलेंज है जी कि ये उस स्थान का नाम बताएं, उस मंच का नाम बताएं, जहां पर वो डेट बताएं, जहां पर मान्य बहन जी और मान्यवर कांशीराम साहब और मेरे सीनियर लीडरान को ये नारा लगा 100% waterproof, termite proof, high quality, tough and impact resistant ply. Splice ply, सालों साल इंटीरियर का इंश्योरेंस पाओ। शादी पे सजना संवरना तो लगा ही रहता है, पर मौके पर 4 चांद लगाने के लिए मेरे पास है ऐश ब्रा का ब्यूटीफुल कलेक्शन। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है। चर्म रोगों पर पड़े भारी, सालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। सालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, टीडीओ। सालिम लोशन। बीबीसी से बात की है, न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट है, आपके चैनल को पता हो ना हो, अच्छी नहीं जो सरकार काम कर रही है उसकी तारीफ तो मेरा दावा है। न्यूज लॉन्ड्री से बात करिएगा, क्या इस तरह का है? उन्हीं बच्चों ने रिपोर्टिंग की है टेलीफोन पर बीबीसी लंदन वाले प्रेस रिपोर्टर से कि हमें इस तरह के इंस्ट्रक्शन थे, और उसके बाद भी इतना अगर नेगेटिविटी फैलाई जाएगी। सुदन जी, हम तो सीधी बात जानते हैं जी। हमने जो अपने उसमें काम किए थे, झूठी बात के प्रचार प्रसार की जो गति है वो तीव्र होती है, इस देश की तो वो प्रथा है। हम लोगों ने जो काम किए, हम लोगों ने नौकरियां दी हैं, 88,000 टीचर लगाए, 1,60,000 हमने जो गांवों में स्वीपर लगाए, हमने जो और कहीं झूठे निकले। ठीक है, आपका काम मैंने जान लिया। अब एक थोड़ा सा समीकरण समझने की कोशिश करते हैं। अगर इस बार चौका नहीं लगता, लोकेश जी मैं आती हूँ, अगर इस बार चौका नहीं लगता है तो बीएसपी किसके साथ जाएगी? क्योंकि बात ये हो रही है कि बीएसपी जो है वो बीजेपी का समर्थन करेगी। सुदन जी, ये भी दुष्प्रचार है, ये भी दुष्प्रचार है। सुदन जी, बड़ा क्लियर कर देता हूँ। आज से पहले अमित शाह साहब ने ये बात कही थी कि भाई मान्य बहन जी बहुत मजबूत लीडर हैं, बहुजन समाज पार्टी को कम नहीं आंकना चाहिए। तो आपको क्या अमित शाह जी से सर्टिफिकेट चाहिए? सुदन जी, अनावश्यक कोई तारीफ करे तो समझ लो उसके पीछे कोई न कोई साजिश है, और उस साजिश का हमने पर्दाफाश किया है आप लोगों के चैनल के माध्यम से, दूसरे चैनल के माध्यम से, कि यहाँ से अमित शाह साहब ये मैसेज कन्वे करना चाहते थे कि जो इस्लाम मत के लोग हैं और जो दलित वोटर हैं, वो लोग ऐसा उनमें एक भ्रम चला जाए कि हो न हो
बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के साथ चली जाएगी, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगर सर इस तरह की स्थिति आ जाती है, चौका नहीं लगता है, हंग हो जाता है, तो क्या आप किसी का साथ नहीं देंगे? ना, हम नहीं देंगे साथ, किसी का साथ नहीं देंगे। साथ अब नहीं कांग्रेस देंगे। लिख लीजिएगा कहीं पर भी। ठीक हम, है, हम किंग मेकर नहीं बनेंगे, किंग बनेंगे, हम किंग बनेंगे। मनोज जी देख लीजिए, साफ कर रहे हैं कि आपके साथ नहीं आएंगे। आप दुष्प्रचार क्यों कर रहे हैं बीएसपी को लेकर? कांग्रेस से समझने की कोशिश करते हैं लगातार जिस तरह से। आप पहले तो आप अपनी आपत्ति बताइए, आप किस बात पर नाराज थे? इन्होंने फैक्ट की बात की थी जी, तो मेरे विद्वान साथी जो हैं काफी एल्डर हैं, मैं विद रिस्पेक्ट बताना चाहूंगा, 19 दिसंबर 1993 जी को कांशीराम जी ने कहा था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। और दूसरी बात, मैं आपको फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ। अरे यार आप कमाल कर रहे हो, अभी सबूत दे रहे हैं तो फिर आप क्यों नहीं सुन रहे हो? अरे कमाल हो गई। और 8 सितंबर 2021, 8 सितंबर 2021, 8 सितंबर 2021 को बहुजन समाज पार्टी ने कहा कि हाथी नहीं गणेश है, बदमाश में गए। अरे इनको नहीं पता इनको जाना कहाँ है? अरे कम से कम एक तो नियम भी रखो। अरे फैक्ट, अरे अब आपकी चोरी पकड़ी गई, अब जब चोरी पकड़ी गई तो चिल्लाने लग जाओ। अरे भाई साहब पानी पीजिए आप। अभी चैलेंज दे रहे थे ना, अभी चैलेंज जब पूरा किया है तो फिर देखिए एक मिनट, या तो बात करें ना, ये नेशनल टीवी है, ये नेशनल टीवी है, नेशनल टीवी में आके आप कुछ नहीं बोलते हो। अरे जब हम आपको तारीख बता रहे हैं, डेट बता रहे हैं, आपकी क्या मतलब है? आप सीधी डेट बताइए। सुनिएगा, आप इस तरह से आप अपने आप को क्लीन मत कहिए, सरासर झूठ है। अरे जब आपने कह दिया, जब मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ तो बता नहीं रहा है, झूठ को सच लिख दो। आप नेशनल टीवी पे बैठ के झूठ मत कहिए। अरे हम तो फैक्ट बता रहे हैं आपको, हम तो फैक्ट बता रहे हैं आपको। आप स्क्रीन इधर लाइए, मैं फैक्ट बता देता हूँ। आप मोबाइल ऑन करके देख लीजिए। अरे मैं बोल तो रहा हूँ, अरे इनको कहिए या तो सही बताए या फिर झूठ बताए। अरे सरासर झूठ बोले जा रहे हो। अरे कमाल कर रहे हो, झूठ बोलते हो, जनता को झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल के झूठ की राजनीति चला रखी है आपने। झूठी राजनीति होगी तो देखिए आप डिबेट का पहले तरीका समझ लीजिए। आप डिबेट का तरीका समझिए, आप डिबेट का तरीका समझिए पहले। झूठ मत बोलिए आप, दोनों को पता लग जाएगा। अरे आप या तो फैक्ट की बात कीजिए, फैक्ट के मुताबिक चलिए। आप सबके माइक बंद कर दिए जाए, सबके माइक बंद कर दिए जाए। सर इसका क्या फायदा होगा? आप जनता का टाइम वेस्ट करें। सुरेश जी, जब आप एक चैलेंज देते हैं तो आप उसको सुनने का भी आपको पूरा मौका दिया जाए। गलत संदेश नहीं, गलत संदेश कैसे हो गया सर? आप बात तो पूरी सुनिए। इस तरह से आप बीच में बोलेंगे तो मैं मौका नहीं दूंगी। मनोज जी रुक जाइए, मनोज जी भाई साहब बता दो, टाइम बता दिया, डेट बता दी, टाइम बता दिया, और क्या बताएं? सुरेश जी मेरे व्हाट्सएप पे सुरेश जी, चिल्लाने से सच नहीं छुप जाता है और सच को चिल्ला कर बताने से कोई फायदा नहीं होगा। सुरेश जी मैंने पूरा समय दिया। देखिए यार कमाल कर रहे हैं। अरे आप अपना पहले फैक्ट, अपना हिस्ट्री लेकर आइए, आप अपना ठीक कीजिए भी क्या उस समय। सुरेश जी प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस तरह से अगर आप करेंगे तो डिबेट नहीं हो पाएगी, जनता का समय बर्बाद होगा। झूठा संदेश, देखिए लोकेश जी रुक जाइए। सुरेश जी, अगर आप चैलेंज देते हैं तो बात पूरी सुनने का भी मायदा रखिए। इस तरह तो मैं सुन तो रहा हूँ। सर आप बीच में बोल रहे हैं। पहले गलत संदेश पारित किया, फिर गलत संदेश कैसे हो गया सर? आपके हिसाब से नहीं चलता ना चीजें। आप बात तो पूरी सुनिए, और इस तरह से अगर आप सब लोग बीच में बोलेंगे तो डिबेट का कोई फायदा नहीं होगा। मैं आप सबसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैं सबको मौका दे रही हूँ, अपनी बात में बात रखिएगा। सुरेश जी रिक्वेस्ट, प्लीज आप बीच में मत बोलिएगा। लोकेश जी आप अपनी बात रखिए। जी तो मैंने बताया आपको कि बहुजन समाज पार्टी का भी जो मुद्दा रहा है वो जात पात के ऊपर रहा है और साथ में कम्युनल एजेंडा रहा है। ठीक। अब भाजपा जो 2017 में चुन के आई थी, उस समय इन्होंने 100 से ऊपर जो सीटें थी वो ओबीसी वर्ग को दी थी, लेकिन वो जो वर्ग है अब इनसे थोड़ा सा दूर होता हुआ दिख रहा है। हमने देखा स्वामी प्रसाद मौर्य, राजभर जी जो भाजपा छोड़कर गए, समाजवादी पार्टी से जुड़े, और समाजवादी पार्टी 2012 से लेकर 2017 तक कुछ खास काम नहीं कर पाई। इसका मतलब यह है विचारधारा में कसूर है। विचारधारा का कसूर ऐसा है, जात पात की राजनीति अब उत्तर प्रदेश के लिए लाभदायक नहीं है और वहां की जनता इससे त्रस्त हो चुकी है। अब जनता को चाहिए एक दूसरी सकारात्मक विचारधारा जो प्रगतिशील हो, और इसी विचारधारा के साथ कांग्रेस आई है। और मुझे पूरा यकीन है, और मैं
पूरी उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करना चाहूंगा कि अपना भविष्य सुधारे। ठीक है लोकेश जी, और कांग्रेस को लेकर मैं बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन दो चीजों को आप एक साथ लेकर नहीं चल सकते हैं। जिस तरह की इस वक्त स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, और क्यों अगर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को लगता है कि ये विचारधारा जो है वो गलत है, तो वो क्यों मंदिर मस्जिद नजर आते हैं जाते हुए, क्यों इस तरह की आप मैसेज देने की कोशिश करते हैं? दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। देखिए, मंदिर मस्जिद जाना अच्छी बात है, इसमें कोई खराब काम नहीं है, और कभी भी कांग्रेस ने हिंदू विरुद्ध कोई रणनीति नहीं अपनाई आज तक। लेकिन हिंदू मुस्लिम के कारण लोगों को आपस में लड़वाना, लोगों को बांटना, यह राजनीति देश के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। इसका बहुत पूरी तरह से निंदा करनी चाहिए, इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। यही कांग्रेस की विचारधारा है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। हिजाब का मुद्दा जो देश के किसी कोने में हुआ था, उस पर प्रियंका गांधी ट्वीट कर उसको उत्तर प्रदेश में ले आती हैं। प्रियंका गांधी तो खुद उस पिच पर खेलते हैं जिसमें बीजेपी माहिर है। देखिए, अगर मैं आप जो पंजाब पॉलिटिक्स की बात कर रही हैं, जहां पर चन्नी साहब ने बयान दिया था, आप उसी बात की बात नहीं, मैं हिजाब के मुद्दे पर बात कर रही हूं। देखिए, हिजाब गांधी ने ट्वीट किया था। जी देखिए, हिजाब की अगर हम बात करें, ये सब पूरी जनता जानती है कि ये एक मैन्युफैक्चर्ड कॉन्फ्लिक्ट है, ये एक नेचुरल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इसे मैन्युफैक्चर किया गया है। और कर्नाटका में पोलराइजेशन करके जो पॉलिटिक्स में लाभ है, इसे लाने की कोशिश की यही तो मैं कह रही हूँ कि आप उन्हीं को तो मौका दे रहे हैं ये सब कर। नहीं, देखिए, प्रियंका गांधी जी ने महिलाओं के सपोर्ट में उतरी हैं और वे बिल्कुल दृढ़ता से हैं, और हम सब प्रियंका जी के साथ में हैं, और इसके साथ महिलाओं के साथ। महिलाओं की बात की जा रही है तो बीजेपी के पास आ जाते हैं, और साइलेंट वोटर के बात पर आप कह रहे हैं कि हमारी जो है महिलाएं, जो योजनाएं हैं उनसे खुश होकर महिलाएं जो है वो हमें वोट करेंगी। और परसेंटेज भी अगर देखा जाए तो महिलाओं का परसेंटेज जो है वो फेज बाय फेज बढ़ता जा रहा है। अगर आप इस तरह के मुद्दे लेकर आते हैं कि हमने जिस तरह से फ्री राशन दिया है उसको लेकर महिलाएं हमें वोट करेंगी, तो सर आपने महंगाई भी दी है, सर आपने बेरोजगारी भी दी है, और लगातार जिस सुशासन की आप बात कर रहे हैं, तो आंकड़े अगर देखे जाए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी कह रही है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, तो महिलाएं आपके साथ आएंगी, इस तरह का विश्वास क्यों? हमने 3 तलाक वाला जो मुद्दा था, आप देखिए कि प्रदेश हमने 3 तलाक का एक मैटर जो था वो हमने सॉल्व किया और चीजें की। आप देखिए, पहले कोई 3 तलाक वाले मामले में कोई कोर्ट जाता ही नहीं था, जो कानून ही नहीं था, उसके बाद चीजें बनी ना। अब मेरा मानना ये है कि जो काम हम लोगों ने किए हैं, चाहे वो राशन बांटने से लेके, चाहे मेडिकल फैसिलिटी से लेके, चाहे कानून व्यवस्था से लेके, चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, इतने काम अभी तक नहीं हुए। सर, लेकिन कहां समाजवादी पार्टी तो इल्जाम यही लगा रही है ना आप पर। अगर संकल्प पत्र में 70 लाख नौकरियों का जिक्र होता है और रिपोर्ट कार्ड में 4.5 लाख नौकरियां आती हैं, तो कहां विकास हुआ? अगर 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ता है, तो कहां विकास हुआ? मैं बताना चाहता हूं कि आप वो संकल्प पत्र निकाल लें जिसमें 70 लाख लिखा हो, मुझे बताइए। जैसे अभी हमने बोला कि बसपा का ये नारा था, बसपा का नारा था, तो हमने साबित कर दिया बसपा का नारा था। आप नेशनल टीवी पे बैठ के आप झूठे वादे, ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। राघवेंद्र जी, कुछ ऑनलाइन है और कोई भी व्यक्ति गूगल करके 1 मिनट में देख सकता है कि मनोज जी आपने बात रख ली, जवाब ले लेते हैं। राघवेंद्र जी, उन्होंने कह दिया, मैं सबसे पहले सलाह नहीं कोई दूंगा, गूगल पे अगर ढूंढ सकते हो फिर झूठ मत बोलो, इसको निकालो अपना। अच्छा, ढूंढे भी हम, निकाले भी हम, तो आप क्या करेंगे? आप हमारा झूठ साबित करिए ना, आप साबित कीजिए। अरे भाई, आप देखो फिर वो, अरे आप साबित तो कीजिए। हमने अभी बसपा के भाई प्रवक्ता ने जो बोला हमने साबित किया ना, आप साबित कीजिए। आपने कुछ साबित नहीं साबित किया ना, देखिए आप फिर वही बात कर रहे हैं। वापस मत लाइए। महिलाएं इनको क्यों वोट दें? जी, महिलाओं के लिए इन्होंने क्या किया? जी सर, इतनी सारी योजनाएं उन्होंने गिनवाई आपको, और आप क्या चाहते हैं? जी, जिस तरह से लगातार वो ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं, ट्रिपल तलाक से किसको फायदा हो गया? सर, किसको फायदा नहीं हुआ? महिलाओं की उन्नति का क्या मार्ग प्रशस्त हुआ? क्या हो क्यों नहीं हुआ? नहीं, क्या क्यों नहीं हुआ? कोई योजना बताओ, कोई योजना बताओ। एक दूसरे से लड़कर फायदा नहीं होगा। नहीं, देखिए मनोज जी, मैं आपसे चाहूंगी आप रुक जाइए। राघवेंद्र जी, एक दूसरे से लड़कर कुछ नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि प्रवचन आपका सुना मैंने बड़े ध्यान से, अब मेरी बात सुन लो जी। आपने उम्मीद करते हैं आप प्रवचन नहीं देंगे जी। युवाओं को चाहे रोजगार की बात हो, चाहे किसानों की समस्याओं की बात, तो आपने देखा छोटा पशुओं ने जिस तरीके से फसलों को बर्बाद किया। आप इधर 5 किलो 10 किलो राशन दे दें और उधर उनका कुंटलों राशन। चलिए आ जाते हैं राशन पर, आ जाते हैं। ठीक है राघवेंद्र जी, राशन पर आ जाते हैं। अगर राशन से इतनी दिक्कत है तो फिर क्यों आपकी सरकार ये वादा कर रही है कि ये तो मार्च तक देंगे, हम 5 साल देंगे? देखिए, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है।
आपने हमने कहा कि हम 5 साल राशन देंगे, इन्होंने तो कोरोना काल के टाइम दिया। हमने तो ये भी कहा कि 1 किलो मिल्क पाउडर भी देंगे, घी भी देंगे, सरसों का तेल भी देंगे, उसके साथ ये भी जोड़ा। क्यों देंगे? हमने क्यों कहा? मनोज जी रुक जाइए। सुन लीजिए आप, व्याकुलता रखिए बात रखिए, आप अपनी बात। भाई आपके में तो मैंने ये बताया कि मैनेजमेंट ये होगा कि ये छोटा पशु जिस तरीके से है, आपके यहाँ गाय मर गई, सब कुछ हो गया, छोटा पशु उनका खा रहा है, 1 कुंटल खा जाए 5 किलो दे दो, हम उनको रोकेंगे कि उनका जो फसल बर्बाद हो रही है फसल बर्बाद ना हो, और जो गरीब लोग हैं उनको लगातार राशन मिले जब तक की सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ ना हो जाएं, उनको रोजगार के अवसर प्रदान ना हो जाएं। जब लोगों को खाने के लिए नहीं है, इस कोरोना काल में बहुत लोगों को बर्बाद करने का काम किया है। राघवेंद्र जी एक बात मुझे बताइए कि ट्राइड एंड टेस्टेड है, सरकार तो डबल डोज दे रही है, फिर आप पर क्यों भरोसा करेंगे अगर राशन ही मुद्दा है तो? नहीं, राशन मुद्दा नहीं, हम इतने मुद्दे आपको बता दे रहा हूँ। अखिलेश जी ने जो वादा किया कि आईटी सेक्टर में 22 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, 10 लाख सरकारी नौकरी जो उनके पद को भरने का काम करेंगे। उन्होंने ये कहा कि जो किसान है उनकी सिंचाई मुफ्त होगी, 300 यूनिट बिजली फ्री करने का काम करेंगे, महिलाओं को वृद्धा पेंशन, महिला पेंशन देने का काम करेंगे। ठीक है, वो सब योजनाएं हमने सुन ली हैं और कहीं ना कहीं जनता उसमें योजनाओं पर भरोसा करती है। पुरानी पेंशन बहुत बड़ा जो मुद्दा है, हमने कहा कि पुरानी फ्री की राजनीति मुझे समझ नहीं आती है। ये आपकी जो ग्रेट इंडिया सेल लग जाती है ना सर, चुनाव आते ये फ्री की राजनीति जो करते हैं, कहाँ विकास होगा फिर जनता का? पहले भी हमारी सरकार रही, हमने 18 लाख से ज्यादा छात्राओं को लैपटॉप बढ़िया देने का काम किया। लैपटॉप, ये फ्री की राजनीति पे कहीं ना कहीं जब पीठ थपथपाते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कहाँ विकास होगा। बीएसपी से जान लेते हैं, सुरेश जी बहुत नाराज हो गए हैं, आप क्या हो गया, किस बात पर इतनी नाराजगी है? नहीं देखिएगा, जो इन्होंने नारे की बात कही जी, मैं पुनः आ जाता हूँ। 2007 का बात कर रहे थे मेरे विद्वान साथी जी। अरे 2007 में तो कोई बात नहीं हुई। जो लखनऊ पर मेरे ब्राह्मण समाज का सम्मेलन हुआ 2006 में हुआ, और मेरे ब्राह्मण समाज का आदमी बाएं हाथ में बसपा का झंडा है, सीधे हाथ में शंख है, और वो मंच की तरफ दौड़ रहा है और नारे लगाता हुआ जा रहा है कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी संसद जाएगा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो क्या आज तक हमको ये ज्ञान नहीं आना चाहिए कि अगर कहीं से सम्मान मिल रहा है तो वो पचाना नहीं आना चाहिए? तो इस तरह की बातें, झूठी बात। और देखिएगा बिल्कुल अभी हम लोग, आपने भी अपने अल्फाजों में कहा, हम झूठे वायदे नहीं करते हैं। एक पे एक झूठे वायदे करके पिछले वाले को जनता भूलना चाहती है, फिर एक नया झूठा वायदा हो जाता है, उसी में तड़फन में है। और आज राकेश टिकैत जी ने कल ये कह भी दिया है कि 2 दिन किसान, पूरे किसान नाराज नहीं है, नाराज हैं। उन्होंने कहा 2 दिन बिल्कुल काम छोड़ेंगे और वहां पर जाकर के सिक्योरिटी की तरफ बैठेंगे और ठीक तरीके से वोट कास्ट करवाएंगे। और इतना ही नहीं, तो आपके साथ नजर नहीं आ रहे, वो तो समाजवादी के साथ नजर आ रहे हैं। नहीं हूँ किसी के साथ जी, मुझे कुछ लेना देना नहीं। ठीक, इसका मतलब यहाँ से एक संदेश जा रहा है, ठीक, चाहे वो संदेश गलत हो। तो आपका भी टारगेट वही है कि बीजेपी को हराना है? सुदन जी, मेरा मतलब यह है कि वहां के उनके कहने से एक संदेश जा रहा है इस देश में कि ये जो सत्ता में सरकार है, ये कहीं न कहीं काउंटिंग में मशीनों के माध्यम से कुछ न कुछ गड़बड़ करते होंगे। टिकैत जी का ये कहना रहा है कि उसको रोको। ठीक, अभी तो 10 के बाद ठीक है मनोज जी रुक जाइए। हमने तो पहले कह दिया ना, हमने कह दिया कि ये जो भाई जी कह दिया है, जो मामला है, भैया जी कह दिया है, आज सुरेश जी ज्यादा नाराज है, आज सुरेश जी ज्यादा नाराज है। 15,000 से तो वोट मनोज जी रुक जाइए, हमने कह दिया है। सुरेश जी ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस की अगर हम समझना चाहेंगे, लगातार आप नौजवान और जिस तरह से महिलाओं की बात कर रहे हैं, लगातार आप जिस तरह से बदलाव की बात कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि बाकी पार्टी जो है वो इस पिच पर नहीं आती हैं और हम ही हैं जो इस पिच पर आते हैं। लेकिन परिवारवाद को लेकर आप पर लगातार निशाना साधा जा रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो इनके पास और कोई कारण नहीं है कांग्रेस के ऊपर किसी भी तरह की आपत्ति जताने का, तो कुछ ना कहीं तो ढोल बजाना ही है इनको। तो उसी बात के ऊपर आ जाते हैं कि भाई परिवारवाद है या फिर ये जो है एक तरह से राजवाद चल रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर कांग्रेस में परिवारवाद होता तो नेहरू के बाद जो है शास्त्री जी को नहीं, इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया होता। लेकिन नेहरू जी के बाद प्रधानमंत्री कौन बने? लाल बहादुर शास्त्री बने।
सर, अभी तो इनको अध्यक्ष ना की तो बात इतिहास करें तो- ना तो इनको इतिहास मालूम है, इनको केवल जुमले आते हैं, इनको केवल जो है दुष्प्रचार फैलाना आता है कि किसी तरह से जो है अफवाहें फैलाई जाए, लोगों को जात पात पे तोड़ा जाए, किसी तरह से झूठ बोला जाए, या फिर जो मतलब नारे जो बोल दिए हैं उनकी तरफ से पलटा जाए ठीक और है, बाद लेकिन में अपनी आपकी विचारधारा पार्टी को से घुमा जब लिया अंदर जाए। आवाज उठाई जाती है और जी? कहा आपकी सॉरी। पार्टी के अंदर से ही जब आवाज उठ रही है, जी। आपके पुराने साथी जो हैं वो आपको छोड़ कर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये वो कांग्रेस नहीं, जी। तो वो नेतृत्व की जो बात है उसको लेकर नहीं आपको लगता है कि सोच विचार करनी जी चाहिए? नहीं, देखिए लोकतंत्र का ये हिस्सा है और मैं तो कहूंगा डिसेंट एक बहुत अच्छी चीज है लोकतंत्र के अंदर, और विचारधारा से लोगों की सहमति और असहमति होती रहती है। और अभी प्रियंका गांधी जी ने ये बयान दिया है कि जो लोग कांग्रेस से जा चुके हैं उनके लिए हमारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने ये दिखा दिया है कि अब वो कांग्रेस की विचारधारा नहीं रखते। अब कांग्रेस में युवा आएंगे, युवा ही कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे और युवा ही इस देश को आगे लेकर जाएंगे। तो इसी अनुभव की विचारधारा जरूरत के साथ। नहीं, अब नहीं, अनुभव के साथ जोश की जरूरत है, क्योंकि अनुभव ये एक के नया साथ हिंदुस्तान जोश की जरूरत है, ये एक नया हिंदुस्तान है जो अब युवाओं को कुचलेगा नहीं। अब युवा इस देश की जो नींव रखेंगे और देश को आगे लेकर जाएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करते हैं बीजेपी से। बीजेपी पर जिस तरह से लगातार आरोप लगा रहे हैं, भाषा का स्तर जो है वो बहुत गिर गया है और कहीं ना कहीं प्रचार को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया जा रहा है, एजेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। भाषा के स्तर और इस तरह के दुरुपयोग पर क्या कुछ कहना है आपका? चुनाव आयोग जी इंडिपेंडेंट एजेंसी होती है और आप देखिए कि जब चुनाव होता है तो सारी जो शक्तियां हैं, जो मुख्यमंत्री की शक्तियां होती है, वो सब चुनाव आयोग के पास शिफ्ट हो जाती है। उनके पास अपना कोई सिस्टम नहीं हुआ करता। और भाषा की बात मैं बताऊं, भाषा तो हर दल ने, भाषा का एक सिस्टम है वो ब्लो बेल्ट हो गया है। अब व्यक्ति जो है ये भूल ही गया कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसका मैसेज क्या जाने वाला है और आने वाली पीढ़ी क्या देखेगी इसमें। तो मेरा मानना यह है कि आप उसका मतलब गलत तरीके से निकाल लें तो वो ठीक नहीं है कि आप क्या भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, अब गर्मी निकाल दूंगा, मतलब क्या निकालूं मैं, आप बताइए। कि जो माफिया हैं, गुंडे हैं, जो ऐसे लोग हैं, जो बैड एलिमेंट्स हैं, जिन्होंने एक आतंक मचा रखा था, अगर वो उनको उनसे सुरक्षा चाहनी, उनसे सुरक्षा आपको चाहिए तो वोट हमें करें। तो गर्मी उनकी निकालने की बात हो रही थी, ना कि ऐसे आदमी की जो सीधा शरीफ कानून को मानने वाला व्यक्ति है। ठीक है, और ये 80-20 का क्या रेशियो है सर? सबका साथ सबका विकास कहने वाली पार्टी 80-20 के रेशियो पे कैसे पहुंच गई सर? नहीं, 80-20 की तो कोई अब समस्या ये है कि जो अब ये कहते हैं भाई ठीक है, अब मैं क्या बोलूं इसमें, मैं अब समझ नहीं पा रहा हूं। ठीक है, समझ लेते हैं। समाजवादी पार्टी से नारा दिया था समाज, जिस तरह से बीजेपी ने कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन जिस तरह से आपने गठबंधन किया है, आप नारे को बहुत सीरियसली ले गए हैं और जिस तरह से हम अखिलेश यादव को लगातार सुन रहे हैं कि 80 जो है वो भाजपा से नाराज हैं और 20 जो है वो हमारे साथ हैं, ये क्या कुछ मैथमेटिक्स है? थोड़ा सा आप हमें समझाएंगे। देखिए, पहले तो बीजेपी का जो नारा था सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, बाद में इन्होंने जोड़ा। पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी मुस्लिम को इन्होंने टिकट नहीं दिया। मतलब ये इनका सबका साथ है और सबका विश्वास। लेकिन सर, जब घर दिया गया, जब राशन दिए गए, जब वैक्सीन लगाई गई, तो क्या भेदभाव हुआ? क्या उनका लोकतंत्र का जो पर्व है, जो लोकतंत्र में है, क्या उनका कोई स्थान बनता नहीं है? इसका मतलब ये है कि निश्चित रूप से ये उनसे ईर्ष्या रखते हैं। और जो सत्ता में, मैं जवाब दूंगी मनोज जी से इस पर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक अभी ये कह रहे थे गर्मी निकालने की बात, आपको पता होगा उन्होंने 2 जिलों का नाम लिया था, तो वो 2 जिलों में ही गर्मी ज्यादा है क्या? तो इसका मतलब क्या है कि एक मुख्यमंत्री सर वो गर्मी उन बाहुबलियों की निकालने की कर रहे हैं, उन दंगाइयों की निकालने की कर रहे हैं। 2 जिलों में दंगाई है क्या? सबसे ज्यादा मुजफ्फरनगर, मनोज जी वो बीच में नहीं बोले, मनोज जी वो बीच में नहीं बोले। सबको पता है, सारा पब्लिक डोमेन में, आपके झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। 2 जिलों का बकायदा उन्होंने नाम लिया। इन 2 जिलों में जो गर्मी है वो निकाल देंगे। एक मुख्यमंत्री, अगर एक मुख्यमंत्री इस बुलडोजर को लेकर अगर इस तरह की इमेज लेकर आता है और जनता कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट कर रही है, तो क्या कुछ परेशानी? जनता उनको एक्सेप्ट ही तो नहीं कर रही। आप देखो, ये पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री बनने के बाद 1 साल बाद ही आपने देखा होगा 100 से ज्यादा विधायक इनके धरने बैठ गए थे विधानसभा में। ये वो वाले मुख्यमंत्री हैं जो किसी की सुनते नहीं है, तानाशाह है।
और जब तानाशाह होंगे ठीक दूसरे को है, अपराधी कई इल्जाम आप जिस तरह से लगातार लगा रहे हैं। नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ, दूसरे को तो अपराधी बहुत जल्दी बोलते हैं, लेकिन 2 दर्जन मुकदमे अपने ही हटा लिए, उप मुख्यमंत्री के भी हटा लिए। तो ये कौन सा मुख्यमंत्री हैं जो अपने मुकदमे साफ कर रहे हैं? ये भी पहली बार हुआ। ये जो कुछ करते हैं इतिहास में पहली बार ही करते हैं। कहते नहीं 70 साल में पहली बार हुआ, तो ये हर काम 70 साल में पहली बार करते हैं। तो आप मान रहे हैं कि 70 साल में विकास भी पहली बार हुआ है? चिन्मयानंद के भी इन्होंने हटा दिए। ठीक है, नहीं, आपने शायद मेरी बात पूरी सुनी नहीं। अब लोकेश जी का रुख कर लेते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि क्रिमिनलाइजेशन, अगर मैं बात करूं तो वो बढ़ती जा रही है, और प्रचार को लेकर भी जिस तरह से मैंने सवाल उठाया है कि एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है, और जिस तरह से चुनाव आयोग गूंगा बहरा बनकर बैठा हुआ है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्यों नहीं आप ये मुद्दे लेकर जाते हैं और जनता के बीच में जाते हैं? आप सिर्फ ऐसे मुद्दों को लेकर आ रहे हैं जो आपको लगता है कन्वीनियंट है। देखिए, ये जो बात आप कह रही हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की, ये तो केवल पार्टी एक सकारात्मक विचारधारी जब सत्ता में होती है तभी ला सकती है। अभी देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑपोजिशन में रहकर नहीं होता, ये सबको मालूम है। और रही दूसरी बात, आप जो कह रही थी कि जो भाजपा और बाकी जो मेरे साथी हैं बैठे हुए, इनकी विचारधाराएं हैं या इनका रोड मैप है, देखिए, इनका केवल एक मकसद है कि किसी तरह से सत्ता पर आ जाएं, और सत्ता पर आकर इन्हें करना क्या है इन्हें नहीं पता। भाजपा ने केवल 70-75 साल विरोध किया है, इन्होंने कोई राज नहीं किया, ना इनको व्यवस्था करना आता है। मिसमैनेजमेंट इनके एडमिनिस्ट्रेशन का एक विभाग रहता है कि जब भाजपा आ गई मतलब मिसमैनेजमेंट हुई। और समाजवादी पार्टी का भी यही हाल है, बहुजन समाज पार्टी जिनके साथ आप पिछली बार गठबंधन में थे। जी बिल्कुल, हम देखिए पॉलिटिक्स के अंदर, एक मिनट, पॉलिटिक्स के अंदर देयर आर नो फ्रेंड्स, देयर आर नो एनिमीज, ओनली इंटरेस्ट। मैं आपको एक सीधा राजतंत्र की बात बता देता हूं। 2017 में हम आए थे, बिल्कुल आए इनके साथ में, लेकिन हम तभी आए जब समाजवादी पार्टी इस विचारधारा के साथ चलेगी कि वे जात पात पर विभाजन नहीं करेगी। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी इस तरह से तमंचावाद और विचार और उत्तर प्रदेश की भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगी तो कांग्रेस इनके साथ नहीं आएगी। तो मैं आपसे वही समझना चाह रही थी, इसलिए गठबंधन का मैंने जिक्र किया था। अगर चौका नहीं लगता है इस बार तो किसके साथ जाएगी कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस की विचारधारा स्वतंत्र है, कांग्रेस की विचारधारा के साथ जो सहमत होता है उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। लेकिन अगर जो हमारी विचारधारा के साथ सहमत नहीं होता, केवल सत्ता के लोभ के लिए हमारे पास आता है, उनके लिए हमारे दरवाजे नहीं खुले। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम देश को नहीं बेचने देंगे इन सत्ता लोभियों के कारण। लेकिन आप पर जिस तरह के इल्जाम है करप्शन को लेकर, स्कैम्स को लेकर, उसके बाद कहीं ना कहीं सवाल उठता है। एक बार सुरेश देखिए, आप इस चीज का मैं जवाब देना चाहूंगा। सबसे ज्यादा जो पहल की और सबसे ज्यादा कानून जो लेकर आई वो कांग्रेस लेकर आई। संथानम कमीशन कांग्रेस लेकर आई, उसके बाद में राइट टू इंफॉर्मेशन कांग्रेस लेकर आई, उसके बाद में लोकपाल लोकायुक्त एक्ट भी कांग्रेस लेकर आई। जितनी भी पार्टियां थी, इन्होंने कभी भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 साल से गड्ढे खोदे हैं और कांग्रेस तो पीठ थपथपा रही है, किस तरह से देखते हैं आप? आप देखिए ना जी, अगर इन्होंने इतना ही अच्छा काम किया होता तो आज ये सत्ता से बाहर क्यों होते? आप बताइए कि आज इन्हीं के पार्टी के बड़े बड़े लीडर, जिनकी 2-2, 3-3 पीढ़ियां जिन्होंने कांग्रेस में काम किया, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे वो आरपीएन सिंह हो, चाहे और कितने लोग हो, तीन पीढ़ियां, आज वो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम तो है। हाँ, तो यही बात वो पूछ रहे थे कि जो अब जब दूसरी पार्टी में रहते हैं वो दागी हो जाते हैं, आपके पास कौन सी वॉशिंग मशीन है जो आपकी पार्टी में आते ही वो दाग धुल जाते हैं? और परिवारवाद वाली बात जो है, जो लोकेश जी रुक जाइए, हम किसी के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। आप ये बताइए, अभी हमारे भाजपा सपा के मित्र ने बोला कि 100 विधायक धरने पे बैठ गए। अरे भाई, ये लोकतंत्र है, हमारे यहाँ बात करने की स्वतंत्रता है। अगर हमारी एक वर्ड कहना चाहूंगा, अगर आप हमारी बात से सहमत नहीं है तो आप विरोध कीजिए। आप अपनी बात रखिए। ये मुद्दा लेकर आए जी, ये मुद्दा लेकर आए थे, कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, और आज इनकी भाजपा नहीं, कांग्रेस युक्त भाजपा बन गई। आपकी पीठ थपथपाने की बात नहीं, ये इतना देखिए, ईडी और सीबीआई का जोर आप देख लीजिए। हर जगह ईडी और सीबीआई लेकर आ जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये सामने दो ऑप्शन रखते हैं। उन्होंने वो कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ आपके नक्शे कदमों पर चल रहे हैं, जो आपने सिखाया वही हम कर रहे हैं। नहीं, इल्जाम लगा रहे लोकेश जी। अब मैं राघवेंद्र जी का रुख करूंगी। जी, आप अपनी बात रखिए राघवेंद्र जी। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, बहुत सारे आरोप लगा रहे थे, लोकेश जी भी कह रहे थे दुनिया के सब जातवादी पार्टियां हैं और कांग्रेस ऐसी नहीं है।
निश्चित रूप से कांग्रेस में कोई ना कोई कमी रही होगी। बता दो आप। सत्ता के शिखर पर रहने के बाद आज ये हाल है कि इनको प्रत्याशी न मिले, तो निश्चित ये आपकी गलतफहमी है। मुकेश जी ऐसे नहीं, मुकेश जी ऐसे नहीं। नहीं, मैं देखो सत्ता के शिखर पर रहने के बाद आत्मचिंतन करने की जरूरत है। और जो इल्जाम अगर लगा रहे हैं तो आप पिछली बार समाजवादी पार्टी ने कितना आत्मचिंतन किया सर, 5 साल इतना काम किया और काम बोलता है का नारा दिया, और उसके बाद 2017 में जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा, अपना गढ़ बचाना भी मुश्किल हो गया। तो आत्मचिंतन किया गया समाजवादी बिल्कुल निश्चित रूप से आत्मचिंतन नहीं, हमने ये सोचा कि इनसे जो ये पार्टी है जो ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, इनसे कैसे लड़ा जाए, और उसी पे किया। अब की बार अखिलेश जी ने आपने देखा कि इनके मुद्दों में नहीं, हमारी पिच पे ही खेलना है, इनको मजबूरी पर। आपने देखा कि अमित शाह जी जब अंतिम चरण का चुनाव था, आपने उनके एक जो बोर्ड जहां से भाषण दे रहे थे उस पर एक लगी थी चिट, उसमें लिखा था कि युवाओं को रोजगार देंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा। पहली बार, नहीं तो युवाओं के रोजगार की ये कहाँ बात करते थे। ये तो हिंदू मुस्लिम हमने मंदिर बना दिया, हमने 1 लाख दीपक जला दिया, अगले बार 5 लाख दिए जलाएंगे। ये तो इनकी उपलब्धि है बाबा जी की। आज 50,000, अब 1 लाख, फिर 2 लाख जलेंगे। ठीक है, तो क्या मैं मनोज जी आऊंगी, सुरेश जी के पास में बहुत देर से नहीं गई हूँ। सुरेश जी, लगातार कहीं ना कहीं बीएसपी जो है वो उतना प्रचार करती नजर नहीं आई है, तो मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप सत्ता में आएंगे, मायावती के काम पर लोग जो है वो भरोसा करेंगे, सत्ता में आके कौन से ऐसे 3 काम करेंगे जिससे जनता को लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं राहत? देखिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों ने मेडिकल हॉस्पिटल बनाए हैं, कॉलेज भी बनाए हैं, और शिक्षा के उसमें यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, इंटर कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, और बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए इस तरह से नहीं कि उस सरकार में बहन और भाई को बदनाम कर दिया गया। एंटी रोमियो वो स्क्वाड बना करके भाई बहन जा रहे हैं, उनको रोक लिया, बेइज्जत कर दिया, उसके बाद पता लग रहा है। और दूसरे, हमने अपने बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज को समझाने का प्रयास किया है कि भी चुनाव के दौरान जो चरण पखारने का पद्धति है, रविदास मंदिर को तोड़वाया इन लोगों ने, लाठी चार्ज कराया, मुकदमे लगवाए लोगों के, और उसी रविदास मंदिर में अब जाने का बाद, तो इन सारी चीजों को जो इस तरीके से कर रहे हैं वो हमने समझाने का बात कहा है, समझाया है। और हमने ये भी समझाया है, भाई जी बैठे हैं कांग्रेस के, कि जब कांग्रेस की सत्ता थी, मेरी सम्मानित जाति जो जाट है, चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री तो घोषित किया इस देश में, लेकिन उनको एक भी लोकसभा का सेशन नहीं देखने दिया। उसके बाद जो आज सीएम है उत्तर प्रदेश में, उन्हीं के वंशज, जब बीपी सिंह जी इधर सत्ता में थे, उसके बाद चौधरी देवीलाल साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। और सुनिएगा सूदन जी, उनको राष्ट्रपति भवन में उनका निवास हुआ। जब मेरी जाट बिरादरी के लोगों ने ये नारा लगाना शुरू कर दिया कि ताऊस ऐसे ही तोलेगा, लाल किले से बोलेगा, तो इन्होंने कहा कि अच्छा, जाट बिरादरी का दिमाग चलने लगा है, ये अब समझ गए हैं कि लाल किले से कौन बोलता है, प्रधानमंत्री बोलता है, तो राष्ट्रपति भवन खाली करा लिया था। तो ये अपमानित किया गया, अपमानित किया गया। लेकिन मैं काम जानना चाह रही थी, और कहीं ना कहीं आप फिर जातियों पर आ गए हैं, तो लोकेश जी का जवाब दे लेते हैं। हमने नहीं बनाई सूदन जी जाति, पहले से चल रही है, इन्हीं लोगों ने बनाई है। रुक जाइए, अब बदलाव की बात हो रही है तो फिर जाति, हम लोगों पर तो अन्याय अत्याचार हुए हैं। हाँ ठीक है सर, जो मेरे मित्र हैं, मैं इनका तरह इतिहास ठीक कर दूं। चौधरी चरण सिंह जो आए थे 1977 के अंदर, वो जनता पार्टी के साथ आए थे, कांग्रेस के साथ नहीं आए थे। दूसरी बात, वो होम मिनिस्टर जो बने थे मोरारजी देसाई गवर्नमेंट में बने थे। और दूसरी बात, किसानों का हित अगर किसी पार्टी ने किया है वह कांग्रेस ने किया है। मैं आज को फिर याद दिला, मैं ये कह दूंगा, आप बीच में मत बोलिए, आज को आगे नहीं बढ़ने दो, सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। सुरेश जी बीच में मत बोलिए, काबिलियत नहीं है लोगों अपनी कैसेट मत बचाइए, रेडियो नहीं है ये। अरे भैया, कैसेट लोग आपस में मत लड़िए। सुरेश जी प्लीज। 1963 में एपीएमसी कांग्रेस लेकर आई, एपीएमसी के बाद में फूड क्या कहते हैं, पीडीएस कांग्रेस लेकर आई, एमएसपी कांग्रेस लेकर आई, कांग्रेस ही एमजी नरेगा लेकर आई, कांग्रेस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर आई। सबसे ज्यादा अगर किसानों के लिए भुगतान हुआ है वह कांग्रेस के समय हुआ है।
ये ना तो केवल ना बहुजन समाज पार्टी ने जो है छल किया दलितों के साथ में, ना दलितों का कोई बढ़ावा किया, ना केवल कांग्रेस थी जो दलितों के साथ खड़ी थी, लैंड रिफॉर्म्स लेकर आई, और कांग्रेस ही थी जिन्होंने जाटों को जो है भूमि दी और साथ में जाटों को पॉलिटिकल फील्ड के ऊपर नेशनल लेवल पर लेकर। क्या बातें कर रहे हैं? कुछ नहीं होता। सुरेश जी रुक जाइए। ये क्या बातें कर रहे हैं? सुरेश जी रुक जाइए। लोकेश जी, इतना ही अगर कांग्रेस ने काम किया है तो ये आज जो स्थिति है किसानों की, 27 रुपए पर डे इनकम जो है, और उसके बाद अगर आप कह रहे हैं कि जो उद्धार किया गया है वो कांग्रेस के दौर में किया गया है, तो आपको विचार करना होगा कि जो इस वक्त स्थिति है अगर किसानों की, तो सिर्फ बीजेपी जवाबदेही नहीं वो है, आपकी भी जवाबदेही। मैं आपको दो राज्यों के बीच में डिफरेंस बता देता हूं। आप राजस्थान का एग्जांपल ले लीजिए और उत्तर प्रदेश का केंद्र में बात कर रही हूं। मैं केंद्र की बात कर लेता हूं। केंद्र के समय आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, 2004 से लेके 2014 तक सबसे ज्यादा एमजी नरेगा से लेके एमएसपी से लेके अगर भुगतान हुए थे अब तक के इतिहास में, वो कांग्रेस राज्य में हुए थे। और सबसे कम अगर भुगतान हुए हैं और एमजी नरेगा आउटले, इस बार आप बजट देख लीजिए, जब किसान सबसे ज्यादा शोषित हो रहा है, 25,000 करोड़ इन्होंने बजट में कम कर दिया। सर वो तो अब बात कर रहे हैं कि हम चेंज करेंगे, टेक्नोलॉजी से जोड़ेंगे। ये केवल जो है नाम बदल सकते हैं, ये केवल इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर सकते हैं। मनोज जी, ये बदलाव आएगा। की राजनीति करते हैं, किसानों का उद्धार तो कांग्रेस ने किया है, आप क्या कुछ कर रहे हैं? जिस तरह से कांग्रेस ने काम किया है वो आंकड़े अगर आप देख लेंगे तो लोकेश जी कह रहे हैं कि आपके काम उनके सामने स्टैंड नहीं करते हैं। आंकड़े देख, हम आंकड़ों की राजनीति नहीं करते, मतलब ये सही कहा। हम लोग आंकड़ों की राजनीति करते हैं, हम लोग तो लोगों के दिल में जो जगह है, जो सिस्टम है, उसकी बात करते हैं हम लोग। आप ये बताइए, इलाहाबाद का नाम आज प्रयागराज रख दिया, उससे क्या आपत्ति है आपको? आप ये बताइए, क्या आप ये देश किसका क्या बोलेंगे आप? स्थिति क्या है कि अगर हम जहां रहते हैं वहां की सिस्टम को चलाने की जिम्मेदारी वहां की सरकार की होती है, और ये लोकतंत्र है लोकेश भाई। यहाँ पर जो आज 5 साल में जो पर्व है, जो आज काम हो रहा है, ये एक आदमी को हक है, अपना अधिकार है वोट डालने का। अगर आपने अच्छे काम किए या मैंने अच्छे काम किए या मेरी सरकार ने अच्छे काम किए तो वोट उसको मिलेगा। अब आप साहब, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख के रोटी नहीं आती ना, नहीं आती, पर लेकिन हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या बता के जाएंगे? अरे वो आने वाली पीढ़ी नहीं रहेगी भाई साहब। रोटी कहाँ, रोटी कपड़ा मकान कहाँ है? इलाहाबाद को हमने प्रयागराज क्यों किया, या आगरा यूनिवर्सिटी का नाम क्यों बदला? मनोज जी, ये नाम बदलने की राजनीति से तो आपत्ति मुझे भी है, जब देश इस वक्त इस तरह से इस संकट से जूझ रहा है, और नाम बदलने पर भी सिर्फ एक ही धर्म पर क्यों टारगेट किया जा रहा है? नाम बदलने जी आज की बात थोड़ी, 2 साल पहले की बात है भाई। ये आज हम ये 2 साल पहले काम किया गया, नाम आज नहीं। 2 साल पहले भी कोरोना काल से पहले, नहीं रुक जाए रघवेंद्र जी, 2 साल पहले भी अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश नहीं बना था। बेरोजगारी उस वक्त भी थी, महंगाई उस वक्त भी थी, और लगातार जो है वो लोग जूझ रहे थे। तो सवाल यही था कि एक बार उत्तम प्रदेश बना दीजिए, उसके बाद नाम बदलते रहिएगा। उत्तम प्रदेश, आप 25 करोड़ का प्रदेश है उत्तर प्रदेश, आप समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है, और इतने बड़े प्रदेश में कोई जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है कि जो लाके घुमाएगा और एक दिन में सारी चीजें हो जाएंगी। हर चीज में वक्त लगता है, और वक्त के हिसाब से हमें 5 साल का वक्त मिला, उस वक्त में जितना काम हमने किया, हमारी सरकार ने किया, हम पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए, किसी ने नहीं किया आज तक। क्यों राघवेंद्र जी, क्या आपकी सरकार ने काम नहीं किया है? इतिहास उठाकर दिखाने की बात की कह रहे हैं, आईना देखिए आप जी। सारे लोग इनके नेता यहीं से निकलते हैं, आगरा से लखनऊ इन्होंने कोई काम ही नहीं किया। जो भी काम किया हुआ हमारा, ये मेट्रो लाने का हमने काम किया, चाहे नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा तक बढ़ाने का काम हो, चाहे कानपुर लखनऊ का, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है, केवल फीता काटने का काम किया। पुलिस मुख्यालय भव्य जो अगर लखनऊ में बनाने का काम हमने किया, गोमती रिवर फ्रंट बनाने का जो अगर ऐतिहासिक काम वो स्कैम भी याद करने, जब आप गोमती की बात कर रहे हैं तो किस तरह का भ्रष्टाचार उसमें सामने आया, उस पर भी जिक्र कर लेते हैं। इसलिए कर रहे हैं, 5 साल की सरकार निकल गई, झूठे लोग हैं, झूठी बात कर रहे थे। एक बताइए, अखिलेश यादव जी पर पूरे 5 साल में एक भी सरकार पर कोई दाग हो तो बताए इनकी। अब इनकी एक जो विधायक है उद्घाटन करने गई थी सहारनपुर में, आपने देखा होगा, नारियल फोड़ा तो नारियल तो फूटा नहीं, सड़क टूट गई। तो ऐसे लोग थे, ये कुदाले लेके घूम रहे थे। जब सरकार बदली तो खोद खोद के देख रहे थे कहाँ पे क्या गड़बड़ हुई, लेकिन उनको कोई गड़बड़ नहीं मिली।
हम लोगों ने काम किया, चाहे दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 बनाने का काम किया हो, छात्रों को बढ़ाने का काम, ये लैपटॉप देने का हमने काम किया 18 लाख। ये लोग लगातार केवल झूठ बोले। इन्होंने क्या किया, आज रामनगरी में 50,000 जलाएंगे दीपक, अगली बार बढ़ा के 1 लाख कर दिए, फिर अगली बार 1.5 लाख कर दिया। अरे बताइए युवाओं का क्या भला हुआ? भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम में सबके दिल में बसते हैं, सब आस्था का केंद्र है। और लोग कहते भी हैं कि जो भोजन और भजन वो एकांत में किया जाता है। अगर कोई सड़क पे करने लगे तो लोग कहेंगे ये ढोंगी व्यक्ति है। और इसके नाम पर जैसे इल्जाम मनोज जी आप पर लग रहे हैं, मैं आपका एक बार लोकेश जी का भी रुख जान लेते हैं, फिर दोनों सवाल आपसे करके कहा दूंगी। कि 5 साल के दौरान एक भी आप वारदात बता दीजिए जो इनके राज्य में, इनके काल में हुआ। तो सबसे पहले 2013 के मुजफ्फरनगर के जो दंगे हुए थे, कह रहे हैं कि इल्जाम जो लगाए जा रहे हैं उसके बाद जी वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ इल्जाम लगे हैं उस पर क्या कुछ सरकार ने कार्रवाई की? क्यों नहीं वो नेता जो है वो जेल में पहुंचे हैं? अखिलेश यादव पर अगर करप्शन का आरोप है तो वो क्यों नहीं जेल में? वो ये सवाल पूछ रहे हैं। जी लोकेश जी आप अपनी बात देखिए, समाजवादी पार्टी के समय जिस तरह की व्यवस्था थी, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से खराब हो गया था, और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के समय, देखिए आप ये चीज नहीं कह सकते कि हमारे वक्त विकास भी हुआ और लॉ एंड ऑर्डर भी डिटीरियोरेट हुआ। ये दोनों एक साथ चीजें नहीं चल सकती। ऐसा तो फिर आप इनके साथ एक मिनट मैं जी मैं उस चीज पे आ रहा हूँ। राघवेंद्र जी रुक जाइए। लोकेश जी अगर इस तरह का कुछ रहा था तो फिर क्या जरूरत थी आपको ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन करने की? मैं उस पे आता हूँ। देखिए, समाजवादी पार्टी जो है, इनके जो संस्थापक थे राम मनोहर लोहिया, वो एक समय पे कांग्रेस के साथ में होते थे और उनकी जो विचारधारा थी समाजवाद की, वो कांग्रेस से ही निकली हुई विचारधारा है। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अंदर विचारधाराओं के ऊपर किसी भी तरह की जो है भेदभाव नहीं है, किसी भी तरह का मनमुटाव नहीं है। रही बात कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का आना, वो पॉलिटिकल एक इंटरेस्ट की बात होती है जब दोनों साथ में आते हैं। लेकिन जो बात लॉ एंड ऑर्डर की है, जब भारत का एक नागरिक, उत्तर प्रदेश का एक नागरिक किसी तरह से शोषित होता है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, इस चीज की निंदा हमेशा कांग्रेस ने की है और हमेशा करेगी। ठीक है, तो अगर सत्ता में नहीं आए तो फिर वो निंदा हो जाएगी। जी नहीं, अगर जो सत्य है वो सत्य है। जी नहीं, जो सत्य है वो सत्य है। अगर आप व्यवस्था नहीं लाओगे, कांग्रेस उस चीज का विरोध करेगी ही करेगी। प्लीज लोकेश जी दोनों आप राघवेंद्र जी आप अपनी बात। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि ये लगातार देखिए मन माफिक बात करना कि जब आपको जरूरत पड़े तो आप इधर आ जाएं और जब जरूरत ना पड़े तो इल्जाम भी लगाने लगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर आप इसी रहेंगे तो आपको कोई चिमटे से भी छूने की कोशिश नहीं करेगा। अरे आप हमारी फिक्र मत स्थिति उत्तर प्रदेश में ये हो गई है कि आज कोई भी दल, छोटे दल भी आपके साथ। सर अभी आपकी बहुमत आई नहीं है, हो सकता है कि कांग्रेस का साथ लेना पड़े। सर अभी इतने कड़वे वचन मत बोलिए। यही लगा रहे हैं जी, मैंने तो नहीं लगाता, ये लगातार उधर ही जा रहे हैं। मुझे तो देखिए, हम तो सच कह रहे हैं, आपको इल्जाम लग रहा है भाई साहब। मुझे लगा कि कहीं बीजेपी से गठबंधन की तैयारी तो नहीं है। हमेशा कड़वी लगती है राघवेंद्र जी, सच्चाई हमेशा। राघवेंद्र जी जब आपके साथ दोनों लोगों की भाषा एक है, हो सकता है ये भी एक हो सकता है। अच्छा, ये पॉसिबिलिटी तो मैंने पूछी ही नहीं। मैं पहले सुरेश जी के पास चली जाती हूँ। सुरेश जी आप अपनी बात रखिए, फिर मैं आपसे सवाल लेती हूँ। देखिएगा, जहाँ तक काम करने की बात है, हमने उत्तर प्रदेश राज्य के लिए आमदनी का जरिया बनाया है। अंबेडकर स्मारक है, लखनऊ में ही है, और उस जगह पर बना हुआ है जहाँ पर कभी लूटपाट होती थी, ठीक, और पशु उसमें गोमती नदी में पड़े रहते थे। और आज वहाँ पर 5-5 करोड़ रुपए लेकर के फिल्म की शूटिंग होती है, वहाँ पर टिकट भी लगती है। तो ये तो आय का स्रोत हो गया। उसके साथ में वहाँ कोई गार्डनर है, कोई सिक्योरिटी वाला है, कोई टिकट सेलर है जो काउंटर पर बैठता है, इलेक्ट्रिशियन है, इन सारे लोगों को उधर। जब बात स्पेशल मोमेंट्स की हो या अपनों की खुशियों की, क्यों ना बनाए इन्हें खास ऐशप्रा डायमंड्स के साथ। बनवा रहे हैं तो उस पर अब कह रहे हैं कि अब एक बार सत्ता में आ जाएंगे तो हम इस तरह का काम नहीं करेंगे, हम स्ट्रेटेजी में चेंज करेंगे। सुरेश जी सुनिएगा जी, उसमें जो मान लीजिए जो थ्योरी है, बहुजन समाज के मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा कि जितनी जितनी बहुजन समाज ने अपनी नालायकी छोड़ी है और लायकी का प्रदर्शन किया है, तो हमारे संत महापुरुषों के घोर विरोधी लोग आज उतना उतना मान सम्मान करने लगे हैं। तो उस पद्धति के तहत संत महापुरुषों को भी अगर मान सम्मान देने का काम किया है तो बसपा ने किया है, मान्य बहन जी ने किया है। अब जितना काम
उस तरीके से चाहिए था, उस काम को पूरा हो गया है। सवाल दूसरे समाज के लिए भी मान सम्मान चाहिए। लोकेश जी मैं आती हूँ, सवाल फिर वही हो जाता है, इस वक्त क्या कुछ जरूरी है? इस वक्त बेरोजगारी से लड़ना है, महंगाई से लड़ना है, युवाओं को नए रोजगार देने हैं। सिर्फ आप भी क्या सिर्फ पकौड़ों वाली राजनीति की बात करेंगे कि गार्डनर को नौकरी मिल जाती है, सिक्योरिटी गार्ड को नौकरी मिल जाती है? वो तो चलेगा, छोटा एक एग्जाम्पल है। हाँ। हमने तो प्रदेश में दिया है ना, मैंने बताया 88,000 हमने टीचर भर्ती किए, हमने 1,60,000 हर गाँव में 2 स्वीपर ठीक है भर्ती किए। और सुधन जी एक और तारीफ है उसमें जी कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन भर्ती किए कि 77.5% आम आदमी होगा, जनरल का होगा, जिसको भी वो काम पसंद आ जाए। 22.5% केवल मात्र SC/ST का आदमी होगा, और उसमें भर्ती हुई। वो एक अलग बात है कि चालाकी से लोग भर्ती तो हो गए, लेकिन काम मेरा वही स्वीपर सेक्शन कर रहा है उस काम। तो सर तारीफ तो तभी होगी जब जनता जो है वो आपको वोट देगी और कहेगी कि आपने काम जो है वो बहुत ही दमदार किया है। लोकेश जी आप अपनी बात रखिए। देखिए, ये बात करते हैं विकास की, ताज कॉरिडोर का किस्सा पूरे देश में पता है। उसके बाद में अभी 2019 में देखिए ताज कॉरिडोर में कितना पैसा लॉस हुआ वो बताओ ना यार, झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? भाई आप कांग्रेस का ये पतन होगा, बीजेपी वाले भी कह रहे हैं, सपा वाले भी कह रहे हैं, और फिर झूठ बोलते जा रहे हो। सुरेश जी एक मिनट, सुरेश जी मैं आपसे पीढ़ी दर बदल नहीं रुक जाइए आप सब लोग। सुरेश जी मैं बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जब मैं आप बीच में बात आपने भी कहा कि कांग्रेस का ये बुरा हाल क्यों है, सुनिए, सपा वाले भी बोल रहे हैं, भाजपा वाले भी बोल रहे हैं, वो फिर भी उसके बाद नाराजगी से कुछ नहीं होगा सर, नाराजगी नहीं है। आप बात सुन लीजिए ना, मुझसे क्यों नाराज हो रहे हैं? मनोज जी रुक जाइए। अरे नहीं भैया, अरे रुक जाइए, नहीं भैया, बीपी नहीं बढ़ता। मैं जिस उम्र का बीपी बढ़ता है नौजवानों में, सुरेश जी एक मिनट, नौजवानों में बढ़ता है, बुढ़ापे में बीपी किसी का नहीं बढ़ता भाई। सुरेश जी बहुत फिट हैं जी, इस तरह से नहीं। सुरेश जी मैं ये जानना चाहती हूँ, मनोज जी रुक जाइए, मनोज जी लोकेश जी मैं आती हूँ, एक मिनट रुक जाइए, मनोज जी रुक जाइए, सुरेश जी एक मिनट आप मेरी बात सुन लीजिए। जब आप आरोप लगाते हैं तो आप सुनने की भी क्षमता रखिए ना, इस तरह से नाराज हो जाइए। आरोप लगाए नहीं, मैं आरोप लगाऊं तो मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बदला गया। हाँ ठीक है, रुक जाइए रुक जाइए। और लखनऊ में जाकर के आप देखिए किसी को रोक नहीं सकते। मनोज जी आप नेशनल टीवी पे बैठ के सीधे चैलेंज की बात करेंगे। मनोज जी आप बारी आएगी तो आप सुनेंगे नहीं, इतना लॉजिक तो बनता नहीं किसी। भाई गलत बात सुनेंगे नहीं। सुरेश जी एक मिनट, आप सही हैं, बाकी गलत है, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं, मैंने कब कहा? आप रुक जाइए। सुरेश जी आप प्लीज अपनी बारी में बात रखिए, और सबको बोलने का हक है। आप तो लोकतंत्र समय मांगा तब मैं बात रख रहा हूँ, और आप मेरे से सीधा बात कर रही हैं, फिर तो इंटरप्ट करने की बात ही नहीं है। आप बीच में नहीं बोलिए ना प्लीज, आपको मैं मौका पूरा दे रही हूँ, क्या मैं आपको समय नहीं दे रही हूँ? जो ऑब्जेक्शन है आप अपनी बारी में बोलिए, दूसरे की बारी में मत बोलिए। लोकेश जी आप बात रखिए। जी देखिए, बहुजन समाज पार्टी को 8 फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा था कि आपने जो पब्लिक मनी से जो भी इन्होंने पर्सनल पॉलिटिकल एजेंडा किया है वो पब्लिक मनी वापस दिया जाए, ये फैक्ट है। और दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी ने दलितों का उद्धार किया है या दलितों का विकास किया है, ऐसा कुछ भी जो है कथित तौर के ऊपर ना तो डेटा सामने आया है कि बहुजन समाज पार्टी के वक्त दलितों का किसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में या फिर सामाजिक क्षेत्र में नहीं, वो लगातार जिस तरह से केवल और केवल देखिए केवल और केवल जब कांग्रेस का राज्य था, कांग्रेस का कार्यकाल था, उसी समय जो है कांग्रेस बहुत सारी योजनाएं लेकर आई थी। इवन इंदिरा गांधी जी के समय जो 20 पॉइंट प्रोग्राम था वह एक बुनियादी मुद्दा था जिसके तहत दलितों का उद्धार हुआ था। तो इसलिए मैं इनको ये कहना चाहूंगा कि अपने जो फैक्ट्स हैं उनको ठीक कर लें। ठीक है सुरेश जी, मैं आपके जी आप अपनी बात एक बात कह देना चाहता हूँ। भागीदार भवन क्या है? भागीदारी भवन लखनऊ में, जहां पर शूद्र जो SC/ST के लोग हैं, OBC के लोग बच्चे हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, कोचिंग होती है IAS और IPS के लिए। कितने लोग हैं जी वो? एक मिनट, कितनी संख्या क्या है वहां पे? कितनी संख्या है वहाँ पे? किनकी ट्रेनिंग होती है? वहाँ जाकर के देखो ना। नहीं कितनी, अरे वहाँ जाकर के देखो ना। अरे आबादी बताइए ना साहब। तो आप लोग फिर आपस में लड़ने लगेंगे। मनोज जी अरे आप कैसी बातें करते हैं? नवजोत जी ये बताइए, जो पार्क में अरबों रुपए लगा, जो पब्लिक का पैसा लगा, सरदार पटेल, अरे आपने पटेल की 3,000 करोड़ में बनवा करके सरदार पटेल खड़े होकर के अच्छे दिन खबर, अच्छे दिन देख आप जो है आपने केवल फरेब किया है। लोकेश जी रुक जाइए,
अब मनोज जी, आपने जब खर्चों की बात की तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी आपसे कह रही है कि अगर पूजा अर्चना करनी है तो वो आपका एक व्यक्तिगत चीज है, जिस तरह से लगातार रामनगरी में वो दियों की बात कर रहे हैं, उसके खर्चे का भी जरा आप जिक्र कर लीजिए। नहीं तो क्या आप बताइए कि अब एक सिस्टम है, जब आपके मुख्यमंत्री क्या वो रोजा इफ्तियार पार्टी नहीं करते थे क्या? मुख्यमंत्री जी उसको अपने व्यक्तिगत कोष से करते थे क्या? भाई रोजा इफ्तियार पार्टी सारी की सारी इन्होंने की। तो अब अगर मान लो अयोध्या में है तो अयोध्या को प्रमोट नहीं करना, ये बाहर से चीजें नहीं बनानी वहां पे। भला ये अयोध्या को प्रमोट करे, भगवान राम को भी प्रमोट कर रहे हैं। देखिए अरे भाई आप भगवान को प्रमोट कर रहे हैं। जो मंदिर पिछले 5 सालों से विवाद में डाला हुआ था आप लोगों ने, जो आपकी दुकान में जो आप हिंदू मुस्लिम करके बेच रहे थे, वो आज दुकान बंद हो गई आपकी, तो आपको दर्द हो रहा है। राघवेंद्र जी, क्यों इस तरह से आप कर रहे हैं? गलत इल्जाम आप लगा रहे हैं, इस तरह की बात मनोज जी कर रहे हैं। तो यही लेके आए, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। वैसे लोग कहते हैं कि भगवान राम परम पिता है और हम सब उनकी संतान हैं। ये पहली पार्टी है, पहले लोग हैं जो कह रहे हैं हम अपने बाप को लेके आए हैं। पहली पार्टी, इनको यही नहीं पता कि ये कह क्या रहे हैं। ये इतने ज्यादा जो राजनीति में धर्म का घालमेल हुआ, जिसके कारण आज युवा जो परेशान हो रहे हैं, युवा लगातार कहीं यूक्रेन में फंसे हुए हैं, वहाँ सरकार नहीं कर रही है। देखिए वहाँ अंदर आते हैं, उसके अंदर बोलते बोलो भारत माता की जय, बच्चे बोलते हैं भारत माता की जय। ठीक है, क्या पाकिस्तान की जय बोलेंगे क्या? नरेंद्र मोदी की जय बोलवा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की नहीं बोली जय, उन्होंने मुलायम सिंह यादव की जय बोलेंगे क्या? क्यों बोलेंगे बताइए? अरे वो मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री है, अरे जनता का सेवक उसको बोलेंगे ना, जनता का नौकर है, जनता का नौकर, प्रधानमंत्री जनता का नौकर है, जनता उसकी जय नहीं बोलेगी। ठीक है, आप बुलवाएंगे, प्रधानमंत्री कहेंगे कि हमारा नमक खाया है, तो प्रधानमंत्री को जब चारों तरफ से लताड़ पड़ी तो अगले दिन कह रहे कि नहीं मैंने जनता का नमक खाया है, पहले दिन कह रहे प्रधानमंत्री का नमक खाया है, और इनके सांसद रवि किशन भी कह रहे हैं कि जनता ने योगी मोदी का नमक खाया है। कमाल है, ये पहली सरकार है जनार्दन को कह रही है, नौकर बता रही है। रुक जाइए रुकेश जी, एक सेकंड में आपका रुक करूंगी। एक बार मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेती हूँ। जो लाभार्थी समूह है वो ये मान रहा है कि सरकार ने जो है वो डबल डोज राशन की दी है, डबल डोज वैक्सीन की दी है, और अगर वो उसका प्रचार कर रहे हैं तो क्यों समाजवादी पार्टी को लगता है कि गलत हो गया है? देखिए मैं ये कह रहा हूँ, राशन दिया, राशन देना चाहिए जिनको मिला, लेकिन आप आज भी देखेंगे जो वास्तव में जरूरतमंद है उनका राशन कार्ड तक नहीं बना है। ये स्थिति है। जो लोग कहीं से जागरूक हैं, थोड़े ठीक हैं, उन लोगों ने राशन ले पाया। बाकायदा आप देख लें, आप अपने चैनल के माध्यम से इसकी जांच करा सकते हैं कि जो लोग वास्तव में जिनको जरूरतमंद है वो बेचारे अपना राशन कार्ड नहीं बनवा पाते। राशन कार्ड बनवाने में कहेंगे 1000 रुपए चाहिए, 1500 रुपए चाहिए, कहाँ से लाएंगे वो? ठीक है, मैं मनोज जी का रुख करूंगी। इस बीच पहले मैं एक बार लोकेश जी का रुख करना चाहूंगी, और आप अपनी बात रखिए, फिर मैं कुछ सवाल आपसे जरूर लूंगी। जी देखिए, मेरे समाजवादी पार्टी के जो मित्र हैं वो कह रहे हैं कि इन्होंने जो है ये राम का बहुत नाम लिया इन्होंने, और भाजपा भी राम का बहुत नाम लेती है। तो मैं आपको याद करा दूं कि राम मंदिर का ताला हमने खुलवाया था। तो इसका जो क्रेडिट ले रहे हैं ना ये कि भाई जब चुनाव की बात आती है तो MY फैक्टर की बात, एक मिनट अरे आप बीच बीच में क्यों बोलते हो? तो MY फैक्टर लेकर आ जाते हैं, मुस्लिम यादव फैक्टर लेकर आते हैं। अरे आपको कुछ नहीं पता, आपको केवल तमंचावाद आता है, आपको केवल तमंचावाद आता है। अरे कोई तब ना बीजेपी से आए, हम केवल राष्ट्र के प्रति है, हम केवल राष्ट्र के प्रति है भाई साहब। ना मैं केवल एक मुद्दा रखना चाहूंगा। राघवेंद्र जी, मैं चाहूंगी कि मेरे गेस्ट पर कोई पर्सनल अटैक ना किया जाए प्लीज। आप सब मेरे लिए रेस्पेक्टेड हैं, पर्सनल अटैक नहीं करेंगे आप लोग प्लीज। लोकेश जी आप अपनी बात। जी देखिए, मेरा कहने का केवल एक और एक ही अर्थ है जी। कांग्रेस ना तो धर्म के आधार पे राजनीति करती है, तो फिर क्यों आप सब क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं? मैं इसी बात का जवाब दे रहा हूँ, मैं इसी बात का जवाब दे रहा हूँ, मैं इसी बात का जवाब दे रहा हूँ। ये सही तरीका नहीं। जी मैं इसी बात का जवाब दे रहा हूँ। मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने खुलवाया भाई, मनोज जी कोर्ट ने मंदिर बनवाया, कहते कि मंदिर भाजपा ने बनवाया। तो कहीं ना कहीं आप लोग मोहर लगा रहे हैं मनोज जी। न्याय की प्रक्रिया के आधार पर भारत के बीजेपी के लोग कहते हैं, उनसे मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, उनसे कह दो, बहुत अच्छी बात। भारत एक गुलदस्ता है, रंग बिरंगे फूल है। देखिए भारत एक गुलदस्ता है, रंग बिरंगे फूल है, सभी फूलों को साथ रख के हमें इस देश की गरिमा बढ़ानी है।
ठीक है, तो ना तो हमें हिंदू मुस्लिम को बांटना है, ना हिंदू को छोटा दिखाना है, ना मुस्लिम को छोटा दिखाना है। सब एक साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहेंगे और देश के विकास के प्रति अग्रसर रहेंगे। सर, ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल, और अमल करने में और भी अच्छी लगेगी। नहीं, जब जमीनी हकीकत देखी जाती है आपका, जब मैं अगर कैंडिडेट लिस्ट देखूं और जातिगत समीकरण अगर मैं देखूं, जिस तरह से आप ये देखते हैं कि किसको ज्यादा वोट मिल रहा है, कौन सी जाति हावी है, तो फिर ये विचारधारा कहां चली जाती है? मैं इसका विरोध करना चाहूंगा। देखिए, हमने टिकट दी आशा सिंह जी को। आशा सिंह जी कौन है? वे पीड़ित है। पीड़ित किस चीज से है कि जो कुलदीप सिंह सेंगार जी के समय, सेंगार जी भी बोलना गलत है, कुलदीप सिंह सेंगार के वक्त जो कांड हुआ, उसकी पीड़ित महिला जाकर वो संदेश बता रही है कि महिला हूं, लड़ सकती हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। महिला के बारे में क्या कहेंगे जो ये कह रही है कि जो आपकी पोस्टर गर्ल थी जो छोड़कर चली गई थी, मुझे इस तरह से प्रताड़ित किया गया कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये नारा एक पोस्टर गर्ल से कहीं ऊंचा है। ये मुद्दा पोस्टर गर्ल से कहीं ऊंचा है। लेकिन वो पोस्टर गर्ल जो है, एक मिनट, वो पोस्टर गर्ल जो है वो लड़की हूं, लड़ सकती हूं नहीं है। वो लड़की हूं, लड़ सकती का हिस्सा है, जिसको नहीं, सिंबॉलिक बिल्कुल नहीं हुई। वो लड़की हूं, लड़ सकती हूं का हिस्सा है। अगर वो नहीं रहना चाहती तो हमारे दरवाजे उनके लिए क्यों नहीं रहना चाहती? सवाल ये उठता है लोकेश जी, क्योंकि देखिए मानवीय एक तरह का पहलू है, मानवीय एक तरह से फितरत है। जो ईडी, सीबीआई और जो के सीटों का बाद में वो तुरंत जो महिला थी वो भाजपा के ऑफिस में दिखी कि भैया टिकट दे दो। जब ये एक घर के अंदर जाके, समाजवादी पार्टी के अंदर के घर में जाके एक मिनट उनके घर तोड़ सकते हैं, तो एक महिला को क्यों नहीं लुभा सकते? आप मुझे बताइए। आप एक एग्जाम्पल देंगे तो वो एग्जाम्पल वो पूरा जो है आपके नारे को जस्टिफाई करेगा, लेकिन जब मैं एक नाम लूंगी तो आप कहेंगे कि नहीं। देखिए, वो नारा, वो जो महिला थी, वो लड़की हूं, लड़ सकती हूं का एक हिस्सा भी नहीं थी, केवल एक अंग थी, केवल एक तरह से वो एक पोस्टर था जिसमें उनकी छवि दी गई थी। अगर जो जनता के बीच में जा रहा है, अगर आप वो मानते हैं कि वो अंग भी नहीं थी, तो कहीं ना कहीं आपको विचार करना होगा। देखिए, एक मिनट, हम इनकी कूटनीति पर ताली नहीं बजा सकते, हमें इनकी कूटनीति का विरोध करना होगा। और जो अब जिस तरह से इमोरल पॉलिटिक्स हो रही है, जिस तरह से क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है, आपने ही कहा था, उसे रोकना होगा। इस चीज के प्रति इसकी निंदा करनी होगी। मैं तो कहता हूँ इसकी छानबीन होनी चाहिए और पुलिस केस होना चाहिए। अगर वो महिला की गलती है या जिसकी भी गलती है, अगर हमारी पक्ष से गलती है तो उसका न्याय होना चाहिए। इस चीज का हम समर्थन कर रहे हैं, हम इसका खंडन कर रहे हैं। मोहर लगती है कि स्टूडियो में जो बात कही जाती है वो प्रचार और जमीनी हकीकत में अलग होती है। बीएसपी का रुख कर लेते हैं। सर, लगातार आपको घेरा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि बहन मायावती का जिस तरह से आप काम का जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह से लगातार आप बात कर रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, सबको साथ लेकर आ रहे हैं, लेकिन आप जो है वो ध्रुवीकरण करते हैं और विकास जो है वो सिर्फ नाम पर है, आंकड़ों में नजर नहीं आता है। देखो, ये सारे कुछ अभी तो याद कर ही रहे थे कि ये पार्क बनाए हैं। मैंने चर्चा की, अम्बेडकर स्मारक तो वहीं खड़ा है, कहीं दिक्कत नहीं है। और जो टीचर लगाए, पुलिस की भर्ती हुई, कोई उस पर विरोध नहीं हुआ। लोकेश जी ने जब आपने फैक्ट्स दिए थे तो उन्होंने पूछा था कि कितने लोग वहां पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। भागीदारी वो तो इंस्टीट्यूट का काम है ना जी, वहां पर जी वहां का एडमिशन रजिस्टर बता पाएगा ना कितने बच्चे वहां पर नहीं सर, अगर इतने ही ऐतिहासिक काम होते हैं तो मैं ये कहना चाह रहा बोलता है जी। अभी जो वो नारे की बात है, बार बार दोहराया जाता है कि भाई लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। मान्य बहन जी ने तो ये 1976-77 से लग करके और आज तक ये पूरा कर दिया। कोई आदमी पहाड़ पे खड़ा है, वहां से ऊंचा दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ी बात नहीं है प्राकृतिक व्यवस्था के लक्षण में। जो आदमी नीचे तल से चले और ऊपर चढ़ करके तब दिखाई दे, जिसकी आज चर्चा कर रहे हैं हम सारे लोग, तो वो तो बात पहले तय कर दी, पहले सिद्ध कर दिया। दूसरा एक और बात है कि जहां डबल इंजन की बात है, मैडम, बड़ा प्राकृतिक व्यवस्था का लक्षण है कि एक डब्बे के साथ एक इंजन इधर लगा दो, एक इंजन इधर लगा दो, दोनों को स्टार्ट कर दो, देखते हैं वो डब्बा कहां जाता है। सेम पैटर्न, वो विकास की स्थिति है। मनोज जी, किस तरह का इल्जाम वो आप पर लगा रहे हैं? डबल इंजन जो आपका मॉडल रहा है उस पर ही उन्होंने सवाल उठा दिया है। नहीं, बताओ। अब इन्होंने क्या है, हाँ। अब स्थिति इनकी ये है कि इन्हें बातें अपने हिसाब से मोड़नी है, तोड़नी है। इन्हें सिर्फ ये देखना है कि
कमियां कैसे, डबल इंजन का मतलब ये नहीं कि एक इंजन पीछे लगा दो एक इंजन आगे लगा दो तो दोनों की पावर हो जाएगी। अरे भाई डबल इंजन का मतलब ये कि जो इस रफ्तार है उसमें अगर हम और ताकत जोड़ दें तो उसकी स्पीड बढ़ने की बात हो रही है कि दो इंजन, जो एक इंजन जो खींचता गाड़ी उसकी स्पीड कम होती है और जहां पे दो इंजन लगेंगे तो उनकी स्पीड ज्यादा होगी। नहीं, मैं तो अगर सुरेश जी गलत नहीं समझ रही हूँ तो आपका कहने का मतलब, उस परिप्रेक्ष्य को घुमा के कहीं और ही ले जा रहे हैं कि चक्कर क्या है, इनकी गलती नहीं है। अच्छा। जो इनकी मानसिकता है ना, हाँ, मानसिकता ये हुई ना बात। देखिए भाजपा हटाने का प्रयास करें। देखिए भाजपा का जो इंजन है ना वो पेट्रोल बहुत खाता है लेकिन काम नहीं करता, इसलिए पेट्रोल का रेट बढ़े जा रहा है। पेट्रोल का इंजन है ही नहीं अब तो भैया। अच्छा, बिना इंजन का इंजन, गाड़ी बिजली से चलती है भाई। अच्छा अच्छा। आने वाले टाइम में आप ये देखिए सोलर से चलेगी। चलिए बिजली का आप जिक्र कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी 300 यूनिट में आती हूँ सुरेश जी, 300 यूनिट मुफ्त देने की बात कर रही है और आप भी कहीं पीछे नजर नहीं आ रहे हैं। आपने ये कहा कि हम 2 सिलेंडर देंगे, जिस तरह से उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दिए अब वो रिफिल तो नहीं हो पा रहे, शायद आपने भी रेट देखा होगा सिलेंडर का, और ये भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि महंगाई का अब जो रूप देखेंगे क्योंकि जीएसटी काउंसलिंग की मीटिंग या फिर उसके बाद यूक्रेन में जो युद्ध है, पेट्रोल डीजल के प्राइस, कोल के प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं, तो क्या जनता तैयार हो जाए अब आपकी ये दोहरी मार के लिए? नहीं, अभी देखो पहले सिलेंडर आप बुक कराते थे, सिलेंडर आता 2 महीने में, 1.5 महीने में, 3 महीने में सिलेंडर। सर अब बुक ही नहीं करा पा रहे, 1000